कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे से बुरे हालातों से निकल के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कई सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, उसके बावजूद भी चाह करके भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। तो इसका कोर रीज़न क्या है? तो कोर रीजन एक सिंपल सा चीज है। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने ही मार्क जकरबर्ग को कहा था कि अपनी परेशानियों का हल चाहिए तो भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम चल लो। आप वॉरेन बफेट को जानते हैं ना? हाँ, दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर। यस। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम पूरे दुनिया के वॉरेन बफेट को जानते हैं, बट अपने खुद के देश के वॉरेन बफेट को नहीं जानते। राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं, अच्छा, वो नहीं है। वो उनके भी गुरु है, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु हैं। ओके। ये इंडियन वॉरेन बफेट, इनका नाम था। तो आपकी डीप रिसर्च क्या कहती है एआई के बारे में कि इस युग में अगर किसी को आगे रहना है तो एआई के लिए हर किसी को ये चीज़ तो कर लेनी ही चाहिए, और अगर एडवांस जाना है तो आप ये कर लो। एआई में फिलहाल के लिए जो बहुत नेसेंट स्टेजेस पे हम यूज करते हैं, चाहे कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म यूज करो आप, तो आपको समझ में आएगा कि हर कोई एक ही चीज की बात करता है। अगर एक 20 साल के व्यक्ति को आने वाले 10 साल में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, तो ये 5 चीजें कौन सी करनी होगी वो बता। तो अभिषेक भाई, आज की इस पूरे पॉडकास्ट का थीम हमारा ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बुरे से बुरे हालातों से निकल के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कई सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, उसके बावजूद भी चाह करके भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। तो इसका कोर रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझने के बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच Thank दीपक you, भाई भाई। वापस इनवाइट करने के लिए। तो कोर रीजन एक सिंपल सा चीज है, लैक ऑफ मेंटरशिप। मैं इसको समझाता हूँ। ओके। आप बोलोगे क्योंकि काफी लोगों का सवाल होगा कि भाई मेंटरशिप के लिए पैसा चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। एक व्यक्ति है जिसके घर वाले बॉल बेयरिंग का बिजनेस करते हैं, बॉल बेयरिंग्स होते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, हार्डवेयर की दुकान है टेक्निकली। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता हूँ कि आप में से जितने भी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड रहे हैं, या फिर अगर आपने कभी भी की हो, तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोगों की एंट्री क्लियर नहीं होती है, एग्जिट इमोशन पर होता है, और रिस्क सही से डिफाइंड नहीं होता है, और ऐसे में एक जो ट्रेडर है वो कभी पैसा बना ही नहीं पाता। और इसी के सॉल्यूशन के लिए एक चीज मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पर, और वो है बोल्ट ट्रेड्स बाय लेमन। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये है क्या। तो बोल्ट ट्रेड देखो, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर है जहां पर आपको एआई की हेल्प से बनी आपको स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी जिनको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज की जो स्ट्रेटेजीज है, ये डिजाइन करने वाले भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होते हैं। आपको बस यहाँ पर जा करके कोई भी एक स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद में जैसे ही मार्केट कंडीशन उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अलाइन होती है, आपको मिलता है कंप्लीट ट्रेड सेटअप, जहाँ पर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ आपको वहाँ पर मिलता है। और ये सारी चीजें आपको चार्ट पर लाइव दिखती है, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके कि ट्रेड आपको कब कैसे लेना है। और एक और चीज़ कि आप ट्रेड लेने से पहले वो जो स्ट्रेटेजीज है उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका विन रेट क्या रहा है, उसका रिटर्न कितना रहा है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। यानी कि आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, आपको डेटा को देख करके यहाँ पर विश्वास करना है। तो अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या करना है, इस प्लेटफॉर्म पर जाओ, स्ट्रेटेजी को आप सेलेक्ट करो, सिग्नल का आप वेट करो, और उसके बाद में चुपचाप डिसिप्लिन रहकर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हो और एक्सपर्ट की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहते हो, तो प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और स्ट्रेस फ्री होकर के ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक यू। उस व्यक्ति के जो ये हार्डवेयर की दुकान है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक कमाती है, और साथ में उसके घर वाले, उसके पिताजी ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग जो होता है उसका बिजनेस करते हैं। अब दुर्भाग्यवश ये व्यक्ति के जो होल एंड सोल अर्नर जो पिताजी रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कब होती है, जब ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, आपके मेन अर्निंग मेंबर ना रहे, घरों पे कर्जा हो, और आप अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचता है कि भाई मेरे को ड्रॉप आउट होके कुछ भी करके अब घर की परिस्थिति को संभालना होगा। करेक्ट। तो ये व्यक्ति जाता है अपने बिजनेस को संभालने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस बिजनेस में उसको ज्यादा स्कोप नहीं दिखता। ओके। उसके बाद एक दिन वो जाता है दलाल स्ट्रीट पे, जिसको आज हम स्टॉक मार्केट का एनएससी कहते हैं, और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो है राधा किशन दम्मानी जी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये वो पहला इंस्टेंस था जब राधा किशन दम्मानी जी ने देखा मनु मानिक को, और उन्होंने ठान लिया कि मैं द्रोणाचार्य जिस तरह से, तो भाई मेरे गुरु द्रोण यही है। ओके। अपनी स्किल्स दिखाई, और स्किल्स देखने के बाद गुरु वहां से अट्रैक्ट हुए। बट अब हैरानी की बात यह है कि जब राधा किशन दम्मानी जी ने सोचा कि अब मेरे को वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, वो पहले ट्रेडर थे, स्पेक्यूलेटर, पहले की स्पेक्यूलेटर और ट्रेडिंग क्या होती थी, लिया बेचा, बस ये था जुआ, टेक्निकल जुआ। तो बोले नहीं यार, अब मेरे को अच्छी कंपनियां खरीदनी और बेचनी है। इसके लिए वापस इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढूंढा एक मेंटर, और वो थे चंद्रकांत संपत। जिन लोगों को नहीं मैं बताऊं, लोगों को, आप वॉरेन बफेट को जानते हैं ना? दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर। यस। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हम पूरे दुनिया के वॉरेन बफेट को जानते हैं, बट अपने खुद के देश के वॉरेन बफेट को नहीं जानते।
राकेश झुनझुनवाला को भी नहीं। अच्छा, वो नहीं है। वो उनके भी गुरु है, राकेश झुनझुनवाला के भी गुरु हैं। ओके। ये इंडियन वॉरेन बफेट, इनका नाम था चंद्रकांत संपत। बिकॉज क्या हो गया, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया और सब दौड़ रहे हैं कि अरे मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ। इतने में राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दम्मानी, ये और इनके सारे मित्र जाते हैं इस व्यक्ति के पास। हर कोई पैनिक में, बड़ा सा बड़ा इंसान पैनिक में है। चंद्रकांत संपत जी ये कहते हैं कि भाई देखो, जो चले गया है वो तो वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार से माइको है, इसका भाव आज जितना हुआ ना, वो आने वाले 20-30 साल में कभी इधर नहीं आएगा। और माइको आज का बॉश है। और मैं लोगों से कहूंगा जाके गूगल में चेक करो बॉश का अभी स्टॉक प्राइस क्या, और कमेंट्स में बताएं। तो आप सोचो उस समय से, मतलब आज वो उस समय के विजनरी लीडर 1500-1600 गुना हो चुका है। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन गूगल में ये प्राइस है, स्प्लिट्स, बोनस, ये सारी चीजें होती हैं, वो सब मिला के वो चीज हो गई। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि आप देखिए राधाकिशन दम्मानी जी के लाइफ में अगर हम देखते हैं तो वो एक ड्रॉप आउट है, तो पढ़ाई पूरी हुई नहीं, बट स्टिल उन्होंने अपनी चाह से एक मेंटर को ढूंढा। करेक्ट। एंड सेम अगर आप सबकी लाइफ में जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला जी के लाइफ में उनके पहले मेंटर राधाकिशन दम्मानी जी बने। तो एक दिन ये स्ट्रीट पे, दलाल स्ट्रीट के बाहर वेट कर रहे थे। इन्होंने उस समय पे टाटा टी के एनालिसिस करके रखी हुई थी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने आज तक कभी स्ट्रीट में ऐसा नहीं देखा था कि इतना क्यूरियस कोई माइंड होगा जो सीखने में इंटरेस्ट है और एनालिसिस में इंटरेस्ट है। हर कोई तो जुआ खेल रहा है यहाँ पे। तो ये रुक गए, और जब इन्होंने पूरा एनालिसिस बताया तो वो इंप्रेस हो गए। क्या बात है, नया लड़का आया है जो इतना इंटरेस्ट है। 2-4 बार परखा, फिर उसको भी अपने साथ ले लिया। तो आप अगर, क्योंकि मैं इस डोमेन से बात कर रहा हूँ क्योंकि शेयर बाजार में इतने वर्षों से मैंने देखा हुआ है, तो शेयर बाजार में भी चाहे आप रमेश दम्मानी जी की बात करें, राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, रामदेव अग्रवाल जी की बात करें, विजय केडिया जी की बात करें, सबके मेंटर रह चुके हैं। मैं बिहार से हूं, मैं कहां से मेंटर एक ढूंढूं, मैं इस गांव से हूं, मैं कहां से मेंटर ढूंढूं। करेक्ट। देखो दीपक भाई, द वेरी फैक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति आज अपने हाथ में एक 2 से 3 इंच का एक डिवाइस लेके हम दोनों को देख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसके पास 100% पॉसिबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग अ मेंटर। एज सिंपल एज ऑनलाइन। ओके। अब बोलोगे ऑनलाइन में यार ये इतना पैसा मांग रहा है, इतना पैसा मांग रहा है। अगेन, आज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नेट पैक की बात हटा दूं, क्या आपको इंडिविजुअली कुछ पे कर रहे हैं? कुछ नहीं पे करना। क्या मुझे कुछ पे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बट कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। करेक्ट। तो माय पॉइंट इज, यूट्यूब हो गया, इतने सारे साधन हो गए जहां पर मैं तो कह रहा हूँ फ्री में, जिसको सीखने की चाहे, फ्री में इतनी सारी चीजें आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंसान ऑनलाइन आता है सीखने के लिए, वो 10 और डिस्ट्रैक्शन देखता है। आज जब ये अपना वीडियो देख रहा होगा, मैं गारंटी के साथ, आई एम हियर कितने लोग कमेंट करते हैं मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि गारंटी के साथ कह रहा हूँ साइड में एक थंबनेल दिख गया होगा। स्क्रॉल कर रहे होंगे और अभी कुछ लोग कमेंट्स देख रहे होंगे, अरे मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और फिर अचानक से अरे ये क्या सुन लिया मैंने, और साइड में देखेंगे यार नेटफ्लिक्स का एक कोई सीरीज आ रहा है, उसका ट्रेलर दिख रहा है, और वो उधर क्लिक कर देंगे। करेक्ट। सो पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, और समय आने वाले समय में तो और बढ़ेंगे, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी ही है जिसके पैसे लोग कमा रहे हैं। आपके अटेंशन उनके कमाई है सारे सोशल मीडिया की, लेकिन ये आपके ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं। तो मेंटर आज के समय पे डिजिटल तौर पे, पहले गूगल बाबा थे, वो इवॉल्व हो गए, अब चैट जीपीटी बाबा हो गए, एआई के इतने सारे टूल्स आ गए, जेमिनाई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, परप्लेक्सिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे इसमें बहुत खर्चा है, तो भाई साहब आप लोगों को बता दूं कि आज से 3 महीने पहले एयरटेल ने अनाउंस किया कि अगर आपको परप्लेक्सिटी फ्री में चाहिए तो बस आप हमारा रिचार्ज करो। अगर आप हमारे रिचार्ज कर रहे हो तो आपको परप्लेक्सिटी साल भर के लिए फ्री में दे रहे हैं। ओके। और एज ऑफ नाउ जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, वीडियो पता नहीं कब आएगा, जियो ने ये कहा कि 36 या 32 हजार रुपए का जो गूगल जेमिनाई का एआई का सब्सक्रिप्शन होता है, हमारा अगर सब सर्विस आप ले रहे हो तो फ्री मिलेगा। ओके। और इतिहास गवाह है, टोनी रॉबिन्स जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कितने लोगों के मेंटर रह चुके हैं आपको भी पता है। ठीक है, भयंकर लोग, इंडिया के हर मोटिवेशनल स्पीकर के वही मेंटर है। ठीक है। फिर अगर हम ट्रेडिंग जगत में बात करें, भारत की मैंने बात कर ली, राकेश झुनझुनवाला जी के, राधाकिशन दम्मानी जी मेंटर, राधाकिशन दम्मानी जी के मेंटर मनु मानिक और चंद्रकांत संपत जी हो गए। अगर मैं बात करूं आज के समय पे रमेश दम्मानी जी, वो कहते हैं राकेश झुनझुनवाला और ये पूरा ग्रुप मेरा मेंटर हो गया। तो आप टेक्निकली देखिए, हमारे इधर भी सीखना है तो बेस्ट से सीखो ना, इन सबके मेंटर है। तो स्टॉक मार्केट में भी ये सारे मेंटर्स हो गए। ओके। अगर मैं देखूं, आप जान के हैरान हो जाओगे, फेसबुक का मालिक कौन है? मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग को मेंटरिंग किसने करी थी? सटली स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने ही मार्क ज़करबर्ग को कहा था, उनकी जब डेथ होने वाली थी उसके पहले, कि भाई तेरे जीवन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो कैम्ब्रिज के वो दोनों बंदों से, ऑक्सफोर्ड के 2 बंदों से इनका वो चल रहा था, कैम्ब्रिज और इनसे हार्वर्ड के इनके साथ, कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना लिटिगेशन चल रहा है। तो स्टीव जॉब्स ने मेंटरिंग करी थी
मार्क ज़करबर्ग की अपनी परेशानियों का हल चाहिए तो भारत चले जाओ, भारत में नीम करोली बाबा के आश्रम चले जाओ। तो हु मेंटर्ड? टेक्निकली उनके भी मेंटर निकले। Okay. कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब इसका बड़ा एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा सुना दो कैसे मेंटरिंग काम होती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक शुरुआत करी थी उदय कोटक जी ने। अब आपको लगेगा कि यार उदय कोटक के पास कहाँ मेंटर थे, अब मैं बताता हूँ कितने बड़े मेंटर थे। आनंद महिंद्रा जी इनसे इतने इम्प्रेस थे इनकी मेहनत देख के कि जाते जाते उस मीटिंग के बाद उदय कोटक रुके और पलटे, सर आपसे एक और रिक्वेस्ट है। बोले क्या? सर मेरी कंपनी के सामने मैं आपका नाम लगा दूं महिंद्रा। तो बोले हाँ ठीक है। अच्छा, क्या और बात उन्होंने है, वहां से निकला है नाम। एग्जैक्टली वाओ। एक व्यक्ति थे आज से 50 साल पहले, 50 भी नहीं यार, 60 साल पहले उस व्यक्ति को कुछ भी करके हार्वर्ड में मास्टर्स करना था। 60-65 साल पहले। इंडिया के? नहीं, बाहर के। अच्छा, 65 साल पहले हार्वर्ड में एक व्यक्ति को क्या करना था? अपना मास्टर्स करना था। इतने बार एप्लीकेशन डाले, बहुत इंटेलिजेंट, बट सिलेक्ट ही नहीं हो रहे। अच्छा, ठीक है। टेक्निकली उनको तब तक ये लगता था कि भाई मेरे को मेंटर की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पढ़ाई अच्छी कर ली तो मैं अपना संभाल लूँगा। फिर किताबें इतनी पढ़ी उन्होंने तो उनको लगा मेंटर की ज़रूरत है। तो अप्लाई करते उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब गए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको अचानक से एक झटका लगा कि भाई जो किताब वो पढ़ रहे थे ना, उसके जो ऑथर हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा इंप्रेस थे, वो वहाँ पे फैकल्टी हैं। अच्छा। तब तो इंटरनेट था नहीं ना, पता कहाँ से चलेगा। और ये बोले गजब, और उन्होंने तो चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे आप सिखा दीजिए। उन्होंने उन्हें सिखाया इन्वेस्टिंग। जो गुरुदेव थे उनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उनकी किताब है, और ये व्यक्ति है वॉरेन बफेट। ओ, क्या बात है। सो आप देख रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल दिया। रणभूमि के अंदर भी अर्जुन को भी एक गुरु की जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण। तो आपने यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई है, तो मेंटरशिप के रोल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। इसमें एक 2-3 चीज़ें क्लियर करना आप। एक मेंटरशिप का आपने कहा कि एक मेंटर आप ढूंढी है, इसमें कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का भी एक रोल आ रहा है कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप में नेटवर्क में हो तो मैं कुछ चीज़ों में आपसे मेंटरशिप ले सकता हूँ। मैं नेटवर्क में कुछ और लोग भी हैं, तो ये मेंटरशिप हुई, नेटवर्क हुई। और एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि लाइफ में कोई एक ही मेंटर होना चाहिए या फिर मल्टीपल मेंटर्स होना चाहिए? आप मल्टीपल मेंटर्स अलग अलग समय पे रख सकते हैं, बट जब आपके पास एक आपने डिसाइड कर लेना मेंटर है, उस समय के लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ओके, सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यात्म की राह पे काफी लोग भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि कभी वो इसको मेंटर बना देते, कभी उनको गुरु बना देते, कभी इनको गुरु। नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा टुवर्ड्स कि हाँ आपने कुछ चीजें देख ली, अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और दीपक भाई, इसको मैं बिजनेस के तौर पे भी देखता हूँ ना, तो अब देखो आपने बहुत सही, एक मेंटर और एक नेटवर्किंग और एक शब्द होता है बिजनेस में, उसको कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में जो टॉप पे कंपनीज हैं उनके पास ये चीज़ है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर पेंट कंपनीज देखते हो तो हम गिनती के 2-3 पेंट कंपनीज बात करते हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम टायर की बात करें, जेके टायर, अपोलो टायर, इस हिसाब से अपन MRF 2-3 की बात करते हैं। आप हमेशा देखना, आप मोटा मोटी 2-3 ही घूम पाओगे। IT की बात करोगे, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, मैक्सिमम, हाँ कैपजेमिनी, एक्सेंट, सब अच्छे हैं, लेकिन टॉप की एकदम टॉप है हमेशा टॉप 3। करेक्ट। एशियन पेंट्स के पास सबसे बड़ा होलसेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्केट बना हुआ है। ओके, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है? इसका नेटवर्क ही है ना, नेटवर्क एक तरीके से। दूसरी चीज है, इनको चालू करने वाले, अच्छा बहुत सारे लोग अब इसमें हैरान हो जाएंगे, मैं लोगों को चाहता हूँ कि भाई आप लोग गूगल पे सर्च करके बताओ एशियन पेंट चालू किसने किया है। हम लोगों को नहीं पता भैया, सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने इंडियन शेयर बाजार में दिया वो एशियन पेंट है। 1800 गुना बना के दिया हुआ है पैसा। 1800 किसने दिया? 20% रेगुलर किसी ने नहीं दिया। विप्रो की कहानियां चलती है, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे। अच्छा, क्यों? अब आप जान के हैरान हो जाओगे। मतलब उनके विजन देखिए मेंटर का, जिन्हें चालू किया था, उन्हें अपने मेंटर से बात किया और उनके मेंटर ने एक चीज़ कही थी कि बेटा आने वाला जो समय है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ पता है? ये मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s की बात कर रहा हूँ, 70s 80s। तब IT के तो नाम भी नहीं सुना था भारत में। तो उन्होंने बोला था बेटा अगला जो जीतेगा ना वो कंप्यूटर जैसा कुछ आ रहा है। तब सुपर कंप्यूटर्स चलते थे। आपने कभी वीडियोज़ में देखा होगा बड़े कंप्यूटर्स में, एक रूम में पूरा कंप्यूटर होता था। तो बोला सुपर कंप्यूटर्स होंगे। तो ये व्यक्ति जो एशियन पेंट्स के हैं, सो जो पेंट की कंपनी, उसको टेक्नोलॉजी से क्या ही लेना देना भाई, डब्बे बनाने, बेचने, डब्बे बनाने। 8 करोड़ रुपए उस समय पे खर्च करके सुपर कंप्यूटर लाते हैं। उस समय पे हमारे देश के IITs के पास तक कंप्यूटर नहीं थे।
सुपर कंप्यूटर। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से हम जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया की पावर बताता हूँ। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लिंक्डइन पे जॉब ढूंढ रहा है, बहुत अच्छा एडिटर है, और वहीं पे कुणाल जी जो क्रेड के मालिक हैं, वो अचानक से अपने लिंक्डइन पे डालते हैं कि भाई मेरे को ऐसा सा एक एडिटर चाहिए, अपनी कंपनी के लिए चाहिए। ये बंदा उधर रिप्लाई करता है। जितने लोगों ने रिप्लाई किया, कुणाल जी बोलते हैं कि भाई ये एक टास्क है, 2 दिन के अंदर तुमको करके देना है, देखते हैं उसके बाद। ये बंदा जी जान लगा के 8 घंटे में बेस्ट वर्क करके उधर भेज देता है। 8 घंटे में? 8 घंटे में। ओके। ही इज हायर्ड। अब कसम खा के बताओ दीपक भाई, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या कि आपने अपना बेस्ट वर्क किया, किसी को आपने पुश नहीं किया, लेकिन किसी ने आपका अच्छा वर्क देखा, आप उसके टच में आए और उसके थ्रू आपको और वर्क मिला? बिल्कुल, हुआ है? 100%। बिल्कुल, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। जितने लोग आज आप कैमरा की इस तरफ देख रहे हैं, सबके साथ ये चीज सबके साथ है। है। बहुत सिंपल चीजें Simple करते हैं है। अपन, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करते। करेक्ट। तो पॉइंट है, सबसे पहले अपने क्राफ्ट को आप सुधारते रहो। मेंटर साथ में जब तक नहीं मिल रहा ऑनलाइन, आपको दीपक भाई पसंद है, दीपक भाई के सारे पॉडकास्ट देख डालो, उनका सोशल मीडिया छान मार लो, वो कहीं पे कुछ लिखते हैं वो देख लो। आज हम एक प्रोग्राम से आ रहे हैं, वहां अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए हैं, कुछ भी ऐसा सर के इवेंट से। बिल्कुल। आप इमेजिन करो क्या इम्पैक्ट होगा, किस हिसाब से लोग आ रहे हैं। हाँ, करेक्ट। कुछ लोग मेरे पास आए, बोले आपका हमने सिर्फ फोटो देख लिया, हम इसके लिए आ गए। BSR जी ने जब डाला, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि इस हिसाब से, और हम लोगों को कुछ लोग ध्यान में रह गए इस हिसाब से। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये है कि जब तक आपको मेन मेंटर नहीं मिल रहा, तब तक मेगा मेंटर बना के रखो। मेगा मेंटर? अच्छा, भगवान को। भगवान भाई, उससे उनसे बड़ा तो कोई मेंटर है नहीं। तो जब तक आपको नॉर्मल धरती वाला मेंटर नहीं मिल रहा, मेगा मेंटर बना के रखो। ओके। वो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड बिलीव मी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको मार्क करके रख लें, बुक मार्क करके रख लें, लाइक करके रख लें, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपने अगर जो एफर्ट्स लगाए, 20 को ढूंढा, उनको DM कर रहे हो, बीच बीच में बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इवेंचुअली इफ नॉट दोस 20, टॉप 40 में, तो टॉप 40 ऑफ द होल इंडिया में बोल रहा हूँ, आपको कोई ना कोई मेंटर विद इन जस्ट 6 मंथ्स मिलेगा। विद इन 6 मंथ्स आराम से। बस 3 कंडीशन है। आपको सही मेंटर ढूंढना है तो पहला, अपने फील्ड को स्टिक करो, इधर उधर मत देखो। एक फील्ड। ग्राफिक मतलब ग्राफिक। दूसरी चीज है, जिस भी मेंटर को आप चाहते हो, उस मेंटर, अगर मान लीजिए बहुत बड़े मेंटर हैं, आपने वो 20 मेंटर्स की लिस्ट निकाली है, उनको हर जगह पे फॉलो करो, उनके कमेंट्स में एंगेज करो, उनसे DM करो, उनसे मैसेजेस करो, नॉट विद द एक्सपेक्टेशन कि यार मैंने 10 बार इनको मैसेज भेजा, इनने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। तो आप वो चीज़ है। तो पहली चीज़ है, आपने, अगर आपको सही मेंटर ढूंढना है, तो सबसे पहले आपका कोर कंपिटेंसी, आपका फील्ड फिक्स कर लो। ये फिक्स कर लिया। और तीसरी चीज़ है, ये चाटने के बाद अब आपको पता है कि मैं सामने वाले को वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। ओके। अब वो वैल्यू किस तरह से आ सकती है कि आप देख रहे हो कि यार अभिषेक सर के वेबसाइट में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ग्राफिक्स दे दूंगा तो मज़ा आ जाएगा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लो। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, विद इन 6 मंथ्स ये चीज़ क्लिक। अभिषेक नहीं क्लिक हो रहा है, सेकंड वाले पे ट्राई करो, थर्ड वाले पे, बट ट्राई करो। 20 में से आपको एक मेंटर बन गया ना, तो आपकी जो जर्नी 6 साल की होने वाली है ना, वो 2 साल की हो जाएगी। 2 साल की हो जाएगी। करेक्ट। पर इन सब में देखिए क्या एक कॉमन चीज़ है, एफर्ट। बहुत मेंटर ढूंढने के लिए भी एफर्ट चाहिए, हर चीज़ के लिए एफर्ट चाहिए। टॉप 20 लोगों को उठाओ इंडिया में अगर हो आप तो, बिल्कुल उन लोग इस तरह से अप्रोच करो, क्या वैल्यू एड आप उनकी लाइफ में कर सकते हो, बिल्कुल, और पूरी शिद्दत से जुड़ जाओ बस उसमें। बिल्कुल। बाकी कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। परफेक्ट। अगर आप सच में किसी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पर फिर आप कनेक्ट हो ही जाते हो। आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी आप उनसे टकराओगे। एब्सोल्युटली। बस पॉइंट है कि आप शिद्दत से चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आप टकरा जाते हो और हो जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बात की कि एक रीज़न ऐसा होता है जो बिल्कुल अलग करता है उन लोगों को जो कि टॉप पे होते हैं, और उन लोगों को जो कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, मेंटोर का। और वो कैसे फाइंड करें, आपने उसका रोड मैप बता दिया। ओके। अब अगर हम मेंटोर उससे मिल गया, उससे वो, तो यहाँ पर सिर्फ उसे फॉलो ही करना है, या फिर कुछ एडिशनली चीज़ें खुद से भी ऐसी करनी है? देखिए, अपना क्राफ्ट तो उसे इम्प्रूव करते रहना होगा। देखिए, मेंटर की अपनी एक जर्नी है। मैं हमेशा कहूँगा लोगों से इंस्पिरेशन लो, उनको पूरी तरीके से ब्लेटेंटली कॉपी मत करो, इंस्पायर्ड हो, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी खुद बनाओ। अब मैं इसको ना थोड़ा, आपके सवाल को थोड़ा सा अलग करके मैं अब इस चीज़ से बताता हूँ कि मेंटर तो आ गया, लेकिन अगर एक 20 साल के व्यक्ति को आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ये 5 चीज़ें कौन सी करनी होगी वो मैं बता देता हूँ। और उसी के साथ में पैसा भी कमाना है, और किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेड भी बनना है। ग्रेड पैसा बनना है, तभी पैसा आएगा। बनना है, फेम करना है, अच्छा। सबका मैं बता देता हूँ। 5 चीजें। हैं, Okay. सिंपल सा है, जिसमें से एक मेंटर है, बट उसको भी हटाते हैं। मैं 5 जो खुद से वर्क करना पड़ेगा। पहला, जो किसी को भी व्यक्ति को करना पड़ेगा, वो होगा डीप रिसर्च।
ओके समझिए इसको किस प्रकार से। डीप रिसर्च एंड डीप एनालिसिस व्हाई। जेके राउलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी, वो रोज 25 से 30 पेजेस लिखती थी सोच के, और उसके बाद एक समय पे हैरी पॉटर बना उनका। वॉरेन बफेट सर अपने पीक पे 7 से 8 घंटे किताबें पढ़ते थे, 500 से 600 पेजेस पढ़ते थे, और आज हम सबको पता है वॉरेन बफेट कहाँ पे पढ़ गए, ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए। इलॉन मस्क 12 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ गया जितना शायद हम लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। लाइब्रेरी में बैठते थे, बैठ के वो पढ़ते थे, और वो आज भी पढ़ते हैं। वो अपने उसमें कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट में, अपने स्किल में डीप रिसर्च करने लग गए। बिल गेट्स की मैं बात करूं, कोडिंग और ये सारी चीज़ें तो चलती रही, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपनी R&D पे, अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अब फिलैंथ्रोपी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा मैं उस पर रिसर्च और एनालिसिस कर सकूं वो चीज़ करने लग गए। देखिए, आपको जब पता ही नहीं होगा बाहर क्या चल रहा, अभी एक सुपरफिशियल लेवल पे जैसे AI बहुत चल रहा है, हर लोग अरे AI आ गया, AI से जॉब खत्म हो जाएगी। अरे भाई साहब, AI तो कब से है, सुन हम रहे। आप जान के हैरान हो जाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तो 1992 से। कैसे? 1992 में IBM ने सबसे पहली बार एक चेस का गेम बनाया था। वो चेस का गेम ऑटोमेटिकली ग्रैंड मास्टर के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर को हरा सकता था। अच्छा, ये क्या हो रहा था? ये एक छोटा फॉर्म ऑफ AI ही तो था। AI है। सामने पहली बार 1992 में एक व्यक्ति के बिना कंप्यूटर आपके साथ खेल ले रहा है। उसके बाद आप देख लो, मोबाइल की दुनिया में जब आप SMS करते थे, तो SMS के टाइम पे जब आप लिखते हो या इवन टेक्स्ट लिखते थे, AI के आने के पहले, आप जैसे ही लिखोगे LO, अचानक से VE सामने नहीं आ जाता था। हाँ, ऑटो टाइपिंग। वो ऑटो टाइपिंग क्या है? वो अपनी AI मेमोरी के हिसाब से हाँ, AI प्रिडिक्टेबल मॉडल्स, उसको AI कहते नहीं थे बस, बट AI तो था पहले से। हम AI का हुआ मचा रहे हैं। अब आप डीप रिसर्च करो तो आपको पता लगा कि भैया AI किस लेवल पे डिसरप्टिव कर रहा है। क्या सही में जनरेटिव AI इज द फ्यूचर? क्या AI का काम सिर्फ यही है, हे चैट जीपीटी आज मौसम क्या बता रहा है, हे चैट जीपीटी मेरे लिए एक थंबनेल बना दे? क्या यही है कि देयर कुड बी सम एंडलेस पॉसिबिलिटीज? तो हम रिसर्च कर ही नहीं रहे, बस AI हमारी नौकरी खा जाएगी, AI हमारी नौकरी खा जाएगी। नहीं, तो किसी भी फील्ड में किसी को भी जाना है, सबसे पहले उस पर इन डेप्थ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के 3 तरीके हैं आज के समय पे। या तो आप किताब पढ़ लो, किताब पढ़ने की इच्छा नहीं है तो पॉडकास्ट सुन लो, पॉडकास्ट सुनने की इच्छा नहीं है तो आप लाइव पेड सेशंस लो, सुनो। ओके, आपके पास 3 ऑप्शन है। पेड भी ऑप्शन है। पेड क्या, स्ट्रक्चर वे में आपको बता देंगे। लोग क्यों सबसे ज्यादा आप देखना, जो महंगे महंगे कोर्सेज मार्केट में बिक रहे हैं 70,000, 1 लाख, 2 लाख के, जहां पर लोग अटेंड करने सेशन जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज वहां पे दिखते हैं। क्यों? समय ही नहीं है, दिन भर कॉर्पोरेट में काम करें, शाम को तो हमें भाई इतना टाइम नहीं है यूट्यूब में हम 100 वीडियो देखें, हमको एक स्ट्रक्चर बना के दे दो, उसके लिए हम पे करने के लिए आपके टाइम को तैयार हैं। सिंपल है। सिंपल। तो आप सबसे पहली चीज आपको करना है, बहुत डीप रिसर्च करना। उसके 3 तरीके मैंने बता दिए। आपने डीप रिसर्च कर लिया, अब सिर्फ डीप रिसर्च से काम नहीं होगा, क्योंकि ये तो वही हो गया, हमने सोच लिया, हमने एक्शन नहीं लिया। सेकंड पॉइंट होगा कि हमको वहां पर एक्शन लेना है। अब ये एक्शन किस प्रकार से होगा? अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मैंने ये निकाल लिया कि भाई मेरे को कपड़े की दुकान खोलनी, कपड़े का एम्पायर बनाना है, तो अब मैंने सारे कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाल ली, ये वो निकाल ली। सेकंड स्टेप जो होगा, अब मेरे को वेंडर को कॉल करना पड़ेगा। जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं रेट से पता नहीं करूंगा, सप्लायर से मिलूंगा नहीं, जब तक मैं दिल्ली के 4-5 बाजारों में नहीं घूमूंगा, तब तक तो वो आइडिया ही नहीं लगेगा ना। तो बैठे बैठे रिसर्च हो गई। अब आपको जाके बात करना पड़ेगा, भाव तोल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एटलीस्ट पहले 100 कपड़ों का ऑर्डर देता हूँ, फिर मैं ये वाली चीज़ देखता हूँ। तो दूसरी चीज़ आपकी हो गई, आपको एक एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। वो छोटे लेवल का ही आप रखिए, पहले से बहुत बड़ा एक्शन लेने का मत सोचिए, छोटे लेवल का आप एक्शन कीजिए। उदाहरण के तौर पे देश का सबसे रिचेस्ट इंसान ने भी ये किया हुआ था। कैसे? एक बार 2000 करोड़ रुपए डालने थे हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान को। तो वो क्या करते हैं, उनको उनका सिंपल सा क्लियर था कि भाई मेरे को 40% का ROI चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने पहले भयंकर रिसर्च करी और उनको निकला कि एक IIM का प्रोफेसर है जो सबसे बढ़िया कंसल्टिंग रिपोर्ट उस समय पर बना के देता है। मेरे को जिस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए स्टेट पे, वो यही व्यक्ति मेरे को गाइड कर सकता है। उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, वो व्यक्ति बैठा रहता है, 17वें फ्लोर से ये नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में आप मेरे को एग्जैक्ट चीज़ ये समझा दो। ये इनको समझाते हैं, इनके रिसर्च से वो मैच होता है। इनने एक्शन क्या लिया, सबसे रिचेस्ट इंसान ने इनको बुलाना। तो बोले अच्छा, और इससे कितना बन जाएगा? सर इसमें 38 से 40% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा, आप ये वाली चीज़ करोगे। डन। अगले दिन वो 2000 करोड़ रुपए कंपनी से सैंक्शन। तीसरा लेसन यहाँ से है, जो तीसरा पॉइंट है कि अपने टाइम को जुडिशियसली यूज़ करो। इसका क्या मतलब हुआ? इस व्यक्ति ने कितना समय लिया, रिचेस्ट इंसान है, इसके लिए हर मिनट महंगा है, तो उसने सिर्फ 10 मिनट लिया उस चीज़ को पूरी तरीके से
उनका एक्शन ये नहीं था कि मैं सारी की सारी रिसर्च करूं, ऊपर की मैंने मेन रिसर्च कर ली, मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया, अब असली रिसर्च जो करता है वो काम उसी को दो ना। करेक्ट। तो इनका एक्शन वो था, तो इन्होंने अपना टाइम सही तरीके से यूज़ किया। देखो दीपक भाई, इसको हमेशा ये चीज़ समझो कि पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप एसेट्स बना लो, दूसरा आप अपने टाइम को ट्रेड करते रहो। जो लोग टाइम को ट्रेड करते रहते हैं और अर्थात सिर्फ जॉब करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, वो एक टाइम पे आके आपकी, देखिए आपके ना एक्सपेंसेस कभी खत्म नहीं होंगे, इनकम खत्म हो जाएगी। हाँ, अब आप सोचो, Correct. मतलब एक समय पे सिर्फ अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, बॉडी कहीं ना कहीं तो थकेगी ना, थकेगी। 50 नहीं तो 60 नहीं तो 70 में थक जाएगी। थक जाएगी। जिस दिन थकी, खत्म। खर्चे तो अभी वही है, खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चे तो परिवार बढ़ेंगे। बढ़ेगा। पहला है आप अपने टाइम को जुडिशियसली यूज करना शुरू करो। दूसरा एसेट आपको रिच बनाता है। ये बड़े वाले व्यक्ति ने अपने एसेट बना के रखे हुए हैं, रिचेस्ट इंसान, तो उसके पास अभी टाइम है। जब आप यंग रहते हैं आपके पास टाइम ज्यादा रहता है, तो आप उस चीज को जितना हो सके यूटिलाइज करो टू बिल्ड एसेट्स। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। तो जब तक आप यंग हैं, आपके पास समय है आपके हाथ में, तभी तो बोलते हैं आप जब यंग होते हो तो आप बहुत रिस्क ले सकते हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे जैसे एज होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे बच्चे बड़े होंगे और कम हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो ये चीज करनी है कि भाई आप लोग, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, कि आपके टाइम को, जब आपने एक्शन कर लिया, टाइम को जुडिशियसली कैसे यूज किया जा सकता है। कि अच्छा ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं हर दिन 1 घंटा, मेरे जो फेवरेट वो 20 मैंने फॉलो करके रखे हुए हैं, मेरे को वहाँ से सीखना है, कुछ नया नया सीखना है। उनके सर के वीडियोस आते हैं, उनका कोर्स मैंने बाय करके रखा हुआ है, ये चीज़, रैदर देन कि मैं 10 घंटे सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक सीरीज देखने में निकाल दूँ। स्टार्टिंग में आपका उस टाइम है, उस टाइम का आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। देखिए समय आपके पास, मेरे पास और जेफ बेजोस और बिल गेट्स के पास सेम बराबर है। 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे मेरे पास भी है, सब कुछ है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी यूज आवर टाइम। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता। एक सिंपल सा है कि मैं हार्डली सुपर मार्केट से जाके कुछ खरीदता हूँ। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारे प्यारे सुपर मार्केट है, मेरे घर से सुपर मार्केट मान लीजिए 20 मिनट है, 20 मिनट में उधर जाऊँगा। आजकल हर जगह इतनी भीड़ रहती है, लाइन में लगूंगा 25 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट, 30 मिनट प्लस मेरे को सामान ढूंढना भी तो है, इतना बड़ा सुपर मार्केट है। तो करीब करीब मेरा 1.5 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा। जब भी आप घर के बाहर जाते हैं, भले ही आप कार में जाते हैं, कार से वापस आते हैं, थोड़ी सी थकावट तो होती है, हल्की सी हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है ना। भले ही आपने कुछ बहुत दिमाग वाला काम नहीं किया, पर होता है, मुझे तो बहुत होता है, सब बहुत होता है। आई डोंट नो कितने लोगों को होता है। तो आपका 1.5 + 1.5 3 घंटे चले गए, ठीक है। और वो 3 घंटे में किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे वो 200 रुपए बच जाए पूरे बिल पे, जो 2000 रुपए का है उस पे 200 रुपए बच जाए, इसी के लिए तो जा रहे हैं अपन, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, वो 200 रुपए बचाने के चक्कर में मैंने जो अपने 3 घंटे लगा दिए, मैं ऑनलाइन अगर ऑर्डर कर लेता हूँ, आजकल तो खैर उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता भाई, ई कॉमर्स में इतने फाइट है कि वो भी आपको मोटा मोटी उतने में ही दे देते हैं, हार्डली 2-4% का इधर उधर होगा। अगर मैं वो 200 रुपये बचाने के जगह ये 3 घंटे जो जगह है, वो 3 घंटे के अंदर मैं एक ऐसा कोर्स कर लेता हूँ, सस्ता वाला कोर्स कर लेता हूँ 1000 रुपये का, जिससे कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल और बढ़ जाती है। और उस स्किल को बढ़ाने के बाद अगर मैं 3 क्लाइंट को उस तरह का ऑफर दे दूं, तो भाई मैं 30,000 कमा लूं। 30,000 ऐसे कैलकुलेट नहीं करता कोई। तो अपने टाइम की वैल्यू आप समझो। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस भी करते हो, कुछ भी करके आप कमा रहे हो ना, अपने ना पर आवर की वैल्यू निकालो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग निकालते ही नहीं है, क्योंकि तब जाके आप वैल्यू करोगे। तो आज काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे कॉलेज इन्विटेशंस डिक्लाइन करता हूँ, बड़े बड़े टॉप प्रीमियर, ईश्वर की उससे मैंने 13 IITs में इन्विटेशंस थे, उनको मैंने एक्सेप्ट करके वहाँ पे दिया हुआ है, IIMs में दिया हुआ है, 10 TEDx हैं, ऑनलाइन ही आपको दिख जाएंगे, सारी चीज़ें करी हुई हैं। बट आज मैं जिस उस पे हूँ, मैं समय की वैल्यू देखता हूँ कि अगर मैं किसी के साथ समय बिता रहा हूँ तो क्या मैं उतने लेवल का कुछ सीख सकता हूँ, क्या मेरा उस तरह का नेटवर्क बनेगा, या क्या मैं कमा सकता हूँ। अगर मेरा वो आंसर निकलता है कि मैं नहीं, तो मैं रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ओके दीपक भाई, लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आप अपनी टाइम, पता है हीलियोस कैपिटल के मालिक समीर अरोरा हज़ारों करोड़ कमाए होंगे, उनसे एक इंटरव्यूअर पूछता है कि सर फास्टेस्ट फिंगर, वो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में सब इंटरव्यू में करते हैं ना, आप भी तो करते हो, रैपिड फायर। तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आज मैं कहूँ कि भाई इसके लिए तो मैं अपने पूरे धन को भी ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ, तो पता है क्या कहते हैं, समय, टाइम।
अब पांचवी चीज़ है जो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आजकल हर जगह पे इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के समय पे आपको धनवान बनाने के लिए ये हेल्प करता है। पांचवा होता है अपने आप को कहीं ना कहीं अपने रूट्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखो। आपको थोड़ा अलग तड़का मिल रहा होगा, बट मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। चलिए, गौतम अडानी जी दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान्स, वो जाते हैं जैसे ही हिंडनबर्ग का केस उनका ऊपर नीचे हो जाता है, जब क्लियर मिलता है उनको सेबी की तरफ से, वो कहाँ जाते हैं? वो जैन टेम्पल जाते हैं। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी कुछ भी अच्छा होता है तो आप देखेंगे साउथ में टेम्पल्स हो गए, घर पे बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, वो पूजा पाठ करवाते हैं। बैरक ओबामा का इंटरव्यू देखते हैं, उनके जेब से निकलते हैं हनुमान जी की मूर्ति। अच्छा, तो बैरक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति निकल गई। अगर आप रशिया जाते हैं, रशिया में एक बहुत बड़े विख्यात वहाँ के मिनिस्टर को देखते हैं, मिनिस्टर के हाथ में आपको दिखती है भगवत गीता। अगर आप बात करते हैं विल स्मिथ की, विल स्मिथ आजकल किस चीज़ की बात करते हैं? महाभारत की बात करते हैं। विल स्मिथ बात करते हैं किस तरह अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को चीरा था। ये हो गया। स्टीव जॉब्स की अगर बात करते हैं, स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा की बात करते हैं। तो आप मोटा मोटी देखो, कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते, बट कहीं ना कहीं इनके रूट्स देश विदेश से, ये अंधविश्वास नहीं है, सच्चाई है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों को ये कॉन्शियसली पता है, कुछ लोगों को अनकॉन्शियसली पता है। सो कहीं ना कहीं ये जब 5 चीज़ें कोई भी इन देयर 20s करना शुरू कर दें, तो वो अपने लक्ष्य को अगले 10 साल में फॉर श्योर पाएगा ही पाएगा। ओके, ये मेरी गारंटी है। ओके। इसमें क्लैरिटी वाला पॉइंट मिसिंग है। आई थिंक एक फील्ड, एक क्लैरिटी पहले हो, उसके बाद में उस पर डीप रिसर्च करें, फिर उस पर एक्शन ले, टाइम को सही से यूज़ करें, बिल्कुल, और एसेट बिल्ड करना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए पैसों की। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सोचो स्टेप बाय स्टेप, पहले मेरे को अपनी स्किल्स बढ़ानी है, स्किल से पैसा बनाना है, पैसे से मेरे को एसेट बनाना है, और वो एसेट आपको पैसा बना के देगा। ओके, तो वहीं से आपका जो आजकल चलता है ना पैसिव इनकम, पैसे इनकम, वो सब वहीं से बनेगा, उस एसेट से बनेगा। ओके, ओके। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बीच में बात की थी, उसको भी हम क्लियर करते हैं। आपने कहा आपने टाइम की वैल्यू निकालो। तो टाइम की वैल्यू हम जितना घंटे काम करते हैं उसके थ्रू निकालें या 24 घंटे के हिसाब से निकालें? फॉर एग्जांपल, एक बंदा 1 लाख रुपए महीने कमाता है, ठीक है। अब उसके टाइम की वैल्यू पर घंटे की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 लाख रुपए अगर महीने भर देखो, ये हमेशा 24 घंटे के हिसाब से आप निकालो, सोने के हिसाब से नहीं, 24 घंटे के हिसाब से। क्योंकि आप सिंपल सी बात देखो ना, आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट दिया था कुछ बड़े बड़े दिग्गजों ने आज से कुछ साल पहले, नाम मैं नहीं लूँगा तो आप लोग गेस कर लीजिएगा। तो कमेंट क्या दिया था कि यार लोगों को 74 आवर्स काम करना चाहिए, 78 आवर्स काम करना चाहिए, इस हिसाब से। तो मैं बैठ के देखा कि भैया चलो 74 78, मैंने उनकी सैलरी निकाली, सैलरी के बाद जो स्टॉक ऑप्शन वो होल्ड करते हैं, उस हिसाब से पता है क्या निकला? हर घंटे वो 36,000 रुपये कमाते हैं। तो भाई 36,000 रुपये अगर हमारे देश के हर कोई इंसान कमाने लगा, 72 क्या वो 80 घंटे काम करने लग जाएगा। डोंट यू एग्री ऑन दैट? तो ये पहली बात है कि आप इस चीज़ को निकालिए कि भाई टेक्निकली तो ये 24 आवर्स के बेसिस पे आपके निकलना चाहिए कि भाई मैं इतना इतना मेरा पर आवर वैल्यू, सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपन कर ही नहीं रहे। पर आवर, पर डे भी नहीं, पर आवर वैल्यू। क्योंकि देखो जब आप 1 लाख रुपए बोलते हो तो पर डे वैल्यू तो 3,333 रुपीज़ निकलता है, ठीक है। अब अगर आप उस हिसाब से पर आवर निकालते हो तो आपको निकल जाता। तो अब क्या 1 लाख रुपए कमाने वाला कम कमा रहा है? नहीं, बट आपको समझना है, आप अपने आप से पूछो क्या यार मेरे अंदर और पोटेंशियल है क्या, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ क्या? और अगर आपको लगता है तो आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, तभी तो जाके ये 1 लाख 2 लाख बनेगा, 2 लाख 4 लाख बनेगा, 4 लाख 6 लाख बनेगा। सिंपल सी बात है। बिल्कुल। और अब आपको समझ में आएगा, आपने मुकेश अंबानी जी को कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, गौतम अडानी जी को कभी भी किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके पर आवर वैल्यू ऑफ टाइम ही कुछ 100-150 करोड़ होगी। तो वो पॉडकास्ट में जा रहे हैं, मतलब 100 करोड़ रुपए उनके बर्बाद हो गए, तो वो क्यों जाएंगे? पर आप बोलोगे लेकिन मीडिया में तो कभी कभार आ जाते हैं। वो मीडिया में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनके मीडिया से दुनिया भर के बिजनेसमैन और सारे लोग देखते हैं, तो उनका पर आवर वैल्यू, वहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना तगड़ा होता है। तो अगले बार से जब भी कोई व्यक्ति बात करे, आप जब यंग है तो यंग में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी, आपको रिटर्न ऑन टाइम की बात करनी है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप उसी रिटर्न ऑन टाइम से जो एसेट बनाए उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ओके। तो आज जितने व्यक्ति यंग हैं, आपके पास सबसे बड़ा शस्त्र है आपका समय। ये समय और किसी के पास नहीं। जितने यंग एज से आप पैसे कमाने का सोच रहे हैं, एम्बिशन, फेम, नेम जो भी सोच रहे हैं, आपके हाथ में समय है। आप उस हिसाब से इस चीज को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। अब
ये वैसे एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो दिन का, आप जान के हैरान हो जाओगे, दिन का 300 से 400 करोड़ रुपए कमाता था अपने पीक पे। इंडिया से? इंडिया का नहीं, बाहर का। बाहर के, ओके। 300 से 400 करोड़ दिन के, हाँ। ओके। फोर्ब्स में एक बार टॉप 10 रिचेस्ट में उसका नाम आया था। काम गलत करते थे, क्योंकि तो समझ में आ गया होगा, बट मैं बताता हूँ, कुछ लोग गेस कर पाए होंगे। काम इसलिए गलत करते थे क्योंकि उनके कारण कोलंबिया को डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लग गए थे लोग। ड्रग कार्टेल पूरा चलाते थे और वो पाब्लो एस्कोबार थे। एक बार उनकी बेटी थी, वो जंगल जाते हैं बेटी के साथ, और घर जाने में उनको बहुत समय होता है, रात का समय होता है, ठंड होती है। तो ये व्यक्ति बोलता है यार बेटी को कुछ भी हो जाए ठंड नहीं लगनी चाहिए। ये क्या करते हैं, इनके पास पैसों की गड्डी होती है, करीब करीब 18 करोड़ रुपए को आग लगा देते हैं ताकि बेटी सुरक्षित। ये इनका एक पायलट एक जगह से दूसरे जगह जाता था, बेटा तू हमारा माल प्रोवाइड कर, तेरे को एक फ्लाइट के 10 करोड़ देंगे, जिंदगी में तू जितना नहीं कमा पाएगा उतना हम तेरे को एक बार में देंगे। तो आप समझो उस व्यक्ति तक को पता था वैल्यू ऑफ हिज टाइम। वो 10 करोड़ अगर पायलट को दे रहा है और खुद से जाके नहीं डिलीवर कर रहा है, मतलब उसको तो पता है ना उसके टाइम की वैल्यू। तो हर बड़ा इंसान आप देखोगे वो अपने टाइम की कदर करता है। तो जो लोग बाहर सोचते हैं ना कि यार ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी इतने घमंडी होते हैं, हम लोग इतने अपने इवेंट्स में बुलाते हैं हर जगह, हमारे में तो नहीं आते, कोई दूसरों में चले जाते, क्योंकि उनके टाइम की वैल्यू है दोस्त। आप समझिए, आप शाहरुख खान की जब बात करते हैं, जो व्यक्ति बिलियनर है, उसके टाइम की वैल्यू एक है। वो क्यों? वो इसलिए अगर 15 मिनट भी शाहरुख खान एक शादी में जाएंगे तो वो 5-10 करोड़ रुपए चार्ज करते, क्योंकि उनके समय की वैल्यू हो जाती है। करेक्ट। तो वो उनके, अब बोलेंगे भाई हर 15 मिनट में थोड़ी कमाते, भाई वो अब उनके ऊपर है। वो 15 मिनट उनके 15 मिनट है। हाँ। वो अपने फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं या शादी में, अगर शादी में बिताना चाहते हैं तो 10 करोड़, सिंपल। तो हर व्यक्ति हर 20 में ना वो अपनी वैल्यू ऑफ टाइम बढ़ाने शुरू कर देगा ना एक बार, फिर आपको अब धीरे धीरे क्लिक होगा, अच्छा क्यों वो इंसान को एक इंटरव्यू जाने के 10-15 लाख मिलते हैं, क्यों उस बंदे का अगर कोई भी वर्कशॉप अटेंड करता है तो वो 2 लाख रुपए देता है। एक आम इंसान समझ नहीं पाता, बट ये वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ द टाइम उनने बना दी है। तो हमेशा दीपक भाई मैं कहूँगा रिटर्न ऑन टाइम के बेसिस पे आप अगर डिसाइड करते हो कि हाँ भाई अगर मैं इतना करूँगा, इतना मुझे प्लेजर मिलेगा, इतना मेरा पैसा बनेगा, इतना मेरा गोल ओरिएंटेड होगा, तो अब आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी। ओके। और हमेशा अपने पर आवर की वैल्यू मेरे हिसाब से बढ़ाती रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए मनुष्य की एक आदत है, मनुष्य अगर ग्रो करना बंद कर देता है ना तो वो सड़ जाता है। तो ग्रो करना है तो अपनी पर वैल्यू बढ़ाते जाओ। वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? आप कॉर्पोरेट में हो, आपकी हाइक नहीं हो रही, हाइक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी स्किल नहीं बढ़ रही, आप स्किल पे ध्यान दो, अपने आप आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आज अगर 20,000 कमा रहे हो, कल 40,000 कमाओगे। करेक्ट। बहुत बढ़िया, क्या एक्सप्लेन किया है, गजब। अच्छा, इसी में अगर हम इंक्लूड करें, आपने कहा पर की करें, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन लोग कमेंट भी कर सकते हैं शायद इस तरह का कि फिर भैया 1-2 घंटे कम सोना कर दें, और अगर वहाँ पे हम काम करते हो, मान लो 1-2 घंटे ज़्यादा काम के ज़्यादा पैसा कमा भी लिया तो नींद कम हुई, उसका इम्पेक्ट पड़ेगा अगले दिन पे जो ये काम पे आएगा। तो ये किस हद तक सही है? कहीं ना कहीं पर ये थोड़ा सा, एक तो देखो ये जो हसल कल्चर जो है, आप क्या, पहले आपके राय में जानता हूँ, आप हसल कल्चर को प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं? मैं करता हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट पे ये ज़रूरी है। ठीक है। एक लेवल बाद फिर आपको काम नहीं करना, आपको डेलीगेट करना जितना हो सके, क्योंकि खुद से काम करके आप दुनिया नहीं जीत सकते अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन इनिशियल बेस पे आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ठीक है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, तो अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, समय। सिंपल है। आपके पास कुछ नहीं है, समय है ना पैसा है, ना दोस्त है, ना नेटवर्क है, ना मेंटर है, समय है। करेक्ट। तो आप उस समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, सिंपल सी बात है। रही बात नींद को काटने की, तो ये बहुत डिबेटेबल हो जाएगा। साइंटिफिकली लोग बोलेंगे 8 घंटा सोना ज़रूरी है, पीक परफॉर्मेंस नहीं होगा। मोदी जी 4.5 घंटे सोते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 3 घंटे सोता है। मेरे हिसाब से तो भाई जिस हिसाब से पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप हिला रहा है 3 घंटे सोने के बाद, वो हम सबको पता है, वो पीक परफॉर्मेंस ही दिख रहा है मेरे को, पूरी तरीके से हिला दे रहा है। मोदी जी अगर 4.5 घंटे सो के पूरे देश को संभाल लेते हैं तो वो किसी तरह अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ बिल गेट्स की, बिल गेट्स अपने इनिशियल ईयर में 18 घंटे काम करता था। अगर 18 घंटे काम करता था, आधा 1 घंटा भी खाना पीना सोना ड्राइविंग भी लगा दो, तो सोने के लिए कितना समय मिल रहा है? 5-6 घंटे मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस ने भी अपने अर्लीज में रात के 3-3 बजे तक बुक्स
शिपमेंट डिलीवरी होती थी उनके रात के 2-3 बजे, वो कस्टमर्स को खुद फीडबैक के रिप्लाई देते थे, तो उन्होंने भी कर दिया। मार्क ज़करबर्ग, अगर आपने एक मूवी नहीं देखी है द सोशल नेटवर्क, जाके आप देखिए, आपको पता लगेगा, एहसास होगा कि मार्क ज़करबर्ग खुद काफ़ी टाइम कोडिंग करते करते उधर ही सो जाते थे, 3 घंटे बाद उठते थे, फिर कोडिंग करते थे। इनिशियल ईयर्स में हर व्यक्ति ने, इवन मुकेश अंबानी जी जब जामनगर का प्लांट बन रहा था तो उस समय उन्होंने कड़ी मेहनत करी, रात रात भर नहीं सोते थे, तब जाके आज हम कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर है, जामनगर में है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि इनिशियल स्टेजेस पे आपको करना ही पड़ेगा। ये हर जगह करते हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं, नींद ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, तो आप डिसाइड कर लो आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। सिंपल है, आपकी प्रायोरिटी है कि भाई मैं जीवन में बस खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा सोऊंगा और एक लंबा जीवन जीऊंगा, तो बिल्कुल आराम से सो भाई, किसने रोका है? 8 या 9 घंटे सो जाओ, बिल्कुल। हमारा क्या जा रहा है? हाँ, हमारा क्या जा रहा है, सिंपल सी बात है। बट दूसरी चीज़ है, स्लीप थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें बता दूं कि स्लीप भी अननेसेसरली काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। लोग 8 घंटे सो के भी 35 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, और वहीं पे 5-5 घंटे वाले नहीं मर रहे हैं। आप बोलोगे भाई साइंस अलग बता रहा है, मैं बता दूं, साइंस ये कह रहा है कि आपको डीप स्लीप चाहिए, सिर्फ स्लीप नहीं चाहिए। करेक्ट। तो अगर आप 5 घंटे में से 4 घंटे रेम स्लीप और डीप स्लीप कर रहे हो और बाद में 1 घंटा योगा कर ले रहे हो, मोदी जी योगा कर लेते हैं, तो आपके लिए मोर और लेस सेम है वो चीज़, एज कंपेयर टू 8 घंटे आप सो रहे हो और वो आपकी खोखली इधर पलटी मारो, आधे टाइम उठ जा रहे हो, फिर मोबाइल में भैया क्या हो गया, किसका नोटिफिकेशन, अरे एंजल प्रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया है, ये सारी चीज़ें करोगे तो दीपक भाई वो कोई सेंस ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इवन हमारे कल्चरली भी जो बनाया गया है, कल्चरली क्या बनाया गया उस चीज़ को समझिए। कल्चरली बनाया गया है कि 0 से 25 हमारे मेहनत के ईयर्स हैं। पहले 0 to 25 मतलब पैदा होते ही 25 साल तक पढ़ो, बहुत मेहनत करो, ये चीज़ है। 25 से लेके आप 40-45 तक आपका पूरा गृहस्थ जीवन करो और काम करो, दोनों चीज़ करो। आप शादी करो, आप बच्चे करो, उनको परवरिश करो और उसके लिए और मेहनत करो, क्योंकि अब आपके पास और एक पर्पस आ जाएगा। और 45-50 के बाद आप अध्यात्म की तरफ थोड़ी थोड़ी, आप जैसे आपने देखोगे ज़्यादातर लोग तीर्थ में 50 साल के बाद ही निकलना शुरू करते हैं कि भाई अब हम केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, इधर के दर्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबका एक टाइम पीरियड होता है। तो जितने लोग, मैं वो 25 को आज इंक्रीज कर दूंगा टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 35-40, आपकी बॉडी ले सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, कि बोलोगे अरे नहीं भाई ये तो बहुत गलत नॉलेज दे रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम सो भी नहीं रहे, फिर हम दिन भर जंक भी खा रहे हैं, फिर दिन भर हम अननेसेसरी सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ें देख रहे हैं, तो हम कचरा हर जगह से वो कर रहे हैं। आप समझो कि अगर आप सो 5 घंटे रहे हो, 6 घंटे, तो जिस चीज़ के लिए आपने नींद सेक्रीफाइस करी है उस पर एफर्ट डालो, उस पर डालो ना। जेफ बेजोस का एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो। जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं, आज से 15 साल पहले उनकी फिजिक देखो और आज देखो, आज बॉडी वॉडी दिखती है, बढ़िया स्मार्ट दिखते हैं, और दूसरी शादी कर ली है। करेक्ट। मतलब मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहूँगा। आपका इन्विटेशन आया? हाँ, इन्विटेशन आया? नहीं, इन्विटेशन नहीं आया है यार। बट मैं इंटरेस्टिंग चीज़ यही कहता हूँ कि भाई दुनिया में सबसे बढ़िया इन्वेस्टर वॉरेन बफेट नहीं है, राकेश झुनझुनवाला नहीं है, वो है जेफ बेजोस की वाइफ। भाई साहब 1 डिकेड की शादी और सीधे $17 बिलियन जेब के अंदर, बोलो इससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है? तो पॉइंट ये है कि आप देखिए, जेफ बेजोस ने भी पूरे फिटनेस पे, बिल गेट्स अब फिटनेस की बात करता है कि मैं वॉक करता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने अपने लाइफ में उखाड़ा, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग फिलोसफिकल होकर बोलेंगे कि भाई उखाड़ते उखाड़ते ही अगर हम निपट गए, मर गए, तो भाई आप अपने लिमिटेशंस को समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज आप मेहनत कर करके तब तक मत रुको जब तक आप बिल गेट्स ना बन जाओ, लेकिन जिस दिन आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गए, अब तो थोड़ा स्लो डाउन होके भी आप कर सकते हो। डेलीगेट, जो आपने शब्द कहा, अब डेलीगेट कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, बॉडी 1 करोड़ भी क्या 50 लाख भी आ जाए, तब तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो ना। तब आप ये चीज़ करो ना। प्रॉब्लम में हो रही है कि हम सब रैट रेस में घुस जा रहे हैं। 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 25 करोड़, और धाड़। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कंपैरिजन में लगे। अगर 4 चीज़ें कम कर दी ना, हर इंसान, हर इन्वेस्टर, हर बिजनेस वाला, हर पैसे कमाने वाला, हर फेम कमाने वाले के लाइफ आसान हो जाएगी। पहला कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, वॉरेन बफेट, कि अपना जो चीज़ एक्सपर्टीज़ है उसी पे आप स्टिक करो, 10 जगह पे मत जाओ। पहले उस चीज़ को स्पेशलिटी कर लो। अगर 10 जगह जाना है तो वहाँ के लिए किसी और को CEO बना दो, किसी और को डेलीगेट कर दो। तो पहला है सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन। दूसरा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स रिजल्ट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में हर बंदा, पहले आप संतुष्ट थे,
पहले आप संतुष्ट थे कि अरे हाँ यार बढ़िया 50,000 रुपये सैलरी आ रही है, लेकिन जैसे ही पता लग गया ना कि आपके दोस्त ने आउडी ले ली है, हाँ, अरे यार अपने पास नहीं अपने है। पास नहीं है। तो ये कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स। तो सबसे पहले इसी चक्कर में लोगों के मर्डर हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है कि आपने अगर कंट्रोल कर लिया अपने अर्जेस को। तीसरा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आपको एक अमेजोन का ऐड दिख रहा है कि आपको ये कैमरा 2 लाख रुपए का मिल जाएगा आज 1.5 लाख रुपए में, आप उसको खरीद लेते हो। भाई साहब क्या आपको आज सही में उसकी ज़रूरत है? थी, करेक्ट। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई सेंस नहीं था आपको लेने का, आप रुक सकते थे, आप आराम से रुकिए। तो तीसरा था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आपको अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना पड़ेगा। और चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है, वो होता है फोकस ऑन एसेट बिल्डिंग। वहीं पे एसेट बिल्डिंग, ओके। क्योंकि आप खुद देखो, चलो आप इस चीज़ को देखो, स्टारबक्स किस चीज़ की कंपनी है? कॉफ़ी। है ना, बैंकिंग कंपनी है वो। स्टारबक्स ये कॉफ़ी वाली है या फिर अलग है? कॉफ़ी वाली है, बैंकिंग कंपनी है। समझाता हूँ कैसे। देखिए बैंकिंग कंपनी किसी भी को यूएस में अगर सेट करना है तो बहुत सारे रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है। स्टारबक्स ने अपना मॉडल निकाला, उनने अपने मेंबरशिप कार्ड्स निकाले, ठीक है, वो जिसमें बर्थडे विशेस भी आ जाते हैं, आप जाओगे तो एक कॉफ़ी के साथ दूसरे कॉफ़ी। मैंने सिंपल सा आंकड़ा निकाला कि भाई वो जो मेंबरशिप कार्ड देते हैं उसमें आपको एक एडवांस देना रहता है, जिसके बलबूते पे वो आपको बोलते हैं कि आपको साल भर के अंदर ये सारे पॉइंट्स यूज़ करना है। सबसे पहली बात ये, तो सामने वाला सोचता है फिर ऐसे भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और उसमें किस तरह का रहता है कि जब आप 18 कॉफ़ी पी लोगे या 20 कॉफ़ी पी लोगे तो उसके बाद आप जब एक कॉफ़ी लेते हो तो उसके साथ आपको एक सैंडविच मिल जाएगा, या तो आप इसको रेगुलर को टॉल या लार्ज में लेके जा सकते हो। ये सारी चीज़ें वो जब तक आप 18 कॉफ़ीज़ पीते हो, अगर आप पी भी लेते हो, ठीक है, तो आपने अगर 1,000 रुपये का कार्ड बनाया तब तक आप स्टारबक्स को 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे चुके रहते हो। तो उन्होंने अपनी सेलिंग तो करवाई ली है, बदले में उन्होंने आपको एक बर्गर खिला दिया, बुर्गर, ठीक है, वो आपको खिलवा दिया, ठीक है, उसमें भी उनका फ़ायदा है। इंटरेस्टिंगली स्टारबक्स ये कहता है कि हमारा ये जो कार्ड होता है, हर साल ऑलमोस्ट 25 से 30% ऐसे लोग रहते हैं जिनके पॉइंट्स हमेशा बच जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर बच जाते जितने के लिए उतना खर्च ही नहीं हुआ। तो 300 रुपये 400 रुपये पर क्लाइंट बच गए। करोड़ों की आबादी है, करेक्ट, पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये सारा पैसा वो लोग सोचो इंटरेस्ट में अगर 6-6.5% पे भी अपने हिसाब से चलाते हैं, उनके पास फ्री का करीब करीब 400 से 500 मिलियन डॉलर हर साल का रहता है बिना कॉफ़ी पीछे। गजब। तो आप समझो बेसिकली स्टारबक्स ने क्या करा हुआ है, स्टारबक्स ने एसेट बना दिया है, अपना ब्रांड वैल्यू उनका एक एसेट बना है कि भाई कुछ भी हो जाए, लोगों के अंदर इंडिया में तो घुस जाओ, लोगों को फोटो खींचना है बस, ये स्टारबक्स कॉफ़ी मेरा नाम लिखा हुआ है इस चक्कर में। तो सबसे पहले हर बड़ी कंपनी को देखो कि उन लोगों ने अपने आप देखो बिल गेट्स, सबसे ज़्यादा उसके पास क्या होगा? सॉफ्टवेयर, हाँ, रियल एस्टेट है। अच्छा, अभी रियल एस्टेट का पॉडकास्ट किया मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया था सेम चीज़। अच्छा, यही चीज़ बताए, हाँ, कि रियल एस्टेट कितना बड़ा हुआ है। तो देख लिया उनके पास भी एसेट है। डोनाल्ड ट्रम्प जो आज के समय पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके पास सबसे ज़्यादा क्या है? रियल एस्टेट एसेट्स हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के पास भी रियल एस्टेट मतलब एसेट्स ही हो गए। सो आप मोटा मोटे देखे, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, भाई साहब $1.6 बिलियन का कर्जा है, लेकिन उनके पास भी एसेट है। तो आपका सबसे बड़ा एसेट रियल एस्टेट है? नहीं, मेरे तो इक्विटीज़ है, स्टॉक वगैरह में। हाँ, स्टॉक्स है। स्टॉक सबसे बड़ा है, बट सेकंड रियल एस्टेट। ओके, रियल एस्टेट ही है, क्योंकि और लकीली सही समय पे थोड़े निवेश हो गए। तो मेरा सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट का 2020 में ही हुआ है। अच्छा, तो जब स्लम्प हुआ था तब धनाधन कुछ अच्छे लोकेशंस पे लिए। क्या बात है। वो भी किसी के गाइडेंस मिली, मेंटर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो चीज़ हो गई। तो यार मेरा पॉइंट वही है दीपक भाई कि ये 4 चीज़ें अगर फॉलो करी गई, और एसेट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एसेट बिल्ड नहीं किया तब आप जीवन में पैसा नहीं कमा पाओगे। तो फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट। एसेट को कैसे डिफाइन करोगे? जो हम आपकी मेहनत के बिना आपको पैसा दे। एसेट वो चीज़ है जब आप सो रहे हो तब भी आपको पैसा कमा के दे, वो आपका एसेट है। जहाँ पे आपको काम करना पड़े या ना करना पड़े, उसके जहाँ ना काम करना। तो स्टॉक एक एसेट हुआ, रियल एस्टेट एक एसेट, रेंट पे मैंने चीज़ चढ़ा दी, वो एसेट हो गया। मेरा गुडविल एक एसेट है। आपका बिजनेस आपका एसेट हो सकता है। बिजनेस के अंदर की चीजें मेरी, अगर वो ऑटोमेशन पे है तो बिल्कुल वो भी आपका एसेट, बिल्कुल एसेट है। जो इसको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर है। सिंपल सा है, एसेट वो चीज है जब आप सोते हो वो आपको पैसे कमा के दे, वो आपका एसेट है, और जो आपको सोने ना दे वो आपकी लायबिलिटी है। क्या बात है, वेरी नाइस। ओके, यहाँ पे एआई को एक हम बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि एआई का जो आपने टॉपिक लिया था और आपने कहा तो
डीप रिसर्च के टाइम पे आई थिंक आपने एक्सप्लेन किया था, तो आपने भी, लग रहा है आपकी बातों को देख के, आपने डीप रिसर्च एआई पे ज़रूर की होगी। आप तो हर चीज़ पे करते हो वैसे तो, पर एआई पे आपने की होगी। तो आपकी डीप रिसर्च क्या कहती है एआई के बारे में, कि इस युग में अगर किसी को आगे रहना है तो एआई के लिए हर किसी को ये चीज़ें तो कर लेनी ही चाहिए, और अगर आप इसमें एडवांस जाना चाहते हो कि बाकी लोगों से आगे जाना ही चाहते हो, तो इस स्टेप को आप ले लो एआई के युग में। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, देखने वाला स्टडी कर रहा है, कॉलेज में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, उसको कॉमनली सबके लिए क्या हो सकता है कि भैया ये एआई तो आप सीख लो, इस तरह से सीख लो, और अगर एडवांस जाना है तो आप ये कर लो। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह चल रहा है। सबसे पहले तो पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा बहुत पाएगा, पीछे है, और जा भी नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। अब इसको सिंपल सा देखिए ना, भारत में अभी कुछ 800 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है एआई में, ठीक है। विदेश में बात करें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके। कैसे? आप देखो, विदेश में अगर मैं बात करूं, यूएस में बात करूं, यूएस में जो टेक कंपनीज हैं, जो टॉप 5 टेक कंपनीज जिनके साथ एआई में वर्क हो रहा है, वो हमारे भारत के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के इक्वल काम करती है। टोटल, ओके, सिर्फ एआई की बात नहीं करो, टोटल टोटल मार्केट ओके, कैपिटलाइजेशन की। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम यहाँ पर कंपटीशन में ही लगे रहते, कोलैबोरेशन में नहीं लगे रहते। कभी आपने सुना है कि टाटाज बात काम कर रहे हैं रिलायंस के साथ ऑन दिस बिग प्रोजेक्ट? कभी आपने सुना है रिलायंस इज वर्किंग विद अडानीज ऑन दिस बिग प्रोजेक्ट? कभी नहीं सुना होगा। बिग प्रोजेक्ट की बात कर बिग रहा हूँ, प्रोजेक्ट। नहीं सुना होगा। लेकिन वहीं पर आप देखिए, एनवीडिया थी, सबने देखा कि भाई एनवीडिया सबसे बढ़िया एआई में महारत हासिल है। अमेजॉन का टाइप एनवीडिया के साथ है, एप्पल का टाइप है एनवीडिया के साथ, हाँ हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का है एनवीडिया के साथ। तो क्या है कि भाई ये सारे टॉप वालों ने बोला कि भाई हम अपने अपने काम में तो एक्सपर्ट है, लेकिन आपके साथ कोलैबोरेट करके आगे जाएंगे। तो पहली बात, भारत कहीं ना कहीं उस चीज़ में पीछे है। बट अब हम समझते हैं कि एआई में अगर ये 3-4 चीज़ें हैं, सबसे पहले जनरेटिव एआई इज़ समथिंग जो आने वाले समय पे पूरी तरीके से कमांड करने वाला है। इसलिए आपको आज के समय पे एक एआई जनरलिस्ट बनना पड़ेगा, रैदर देन एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए। तो आप जो एक नॉर्मल इंसान है, जिसको एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए, एआई में फ़िलहाल के लिए जो बहुत नेसेंट स्टेजेस पे हम यूज़ करते हैं, चाहे कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करो, आप चैट जीपीटी यूज़ करो, आप चैट जीपीटी यूज़ करो, जेमिनाई यूज़ करो, परप्लेक्सिटी यूज़ करो, कोई सा भी यूज़ करो, तो आपको समझ में आएगा कि हर कोई एक ही चीज़ की बात करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, करेक्ट। तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखते आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इज़, जैसे अगर एआई, ये सारे प्लेटफॉर्म अलादीन का चिराग है, तो वो घिसने वाली चीज़ प्रॉम्प्ट है। सिंपल सी बात है। हाँ। तो आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, प्रॉम्प्ट कितने अच्छे तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सारे लोग हैं। बट उसमें एक सिंपल सा रहता है, आपको रोल डिफाइन करना रहता है कि भाई आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किस रोल के हिसाब से चाहते हो कि वो एआई आपको गाइड करे, कि भाई थिंक लाइक अ टॉप रिसर्चर, या थिंक लाइक अ ऑथर ऑफ अ नॉवल, थिंक लाइक अ प्रो यूट्यूबर, इस तरह से थिंक। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको उसको रोल डिफाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टास्क, तो थिंक लाइक अ प्रो यूट्यूबर टू सर्च टॉपिक्स विच आर रियली ट्रेंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस हिसाब से आपने दूसरी चीज़ कर दी। तो रोल आपने डिफाइन किया, आपने टास्क डिफाइन किया, उसके बाद आप उसके साथ आउटपुट क्या चाहते हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्वेश्चनर फॉर वन ऑफ माई गेस्ट। इस हिसाब से आपने उसको एक दूसरा कमांड दिया। एंड उसके बाद तीसरा, आप उस प्रॉम्प्ट को कितना ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो एक पर्सनलाइज्ड बेसिस पे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग जो सबको लर्न करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भाई साहब, जितने जल्दी आप सीख गए ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो आप, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं, ना 199 ना 999। सॉरी टू से, आप फ्री में, अब यूट्यूब पे इतने वीडियोस हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है आप उस पर करोगे। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना दीपक भाई, उतना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओगे। और एक बार आपका हाथ जम गया तो आप समझ गए। हाँ। अब इसी में एक बार आपने प्रॉम्प्ट सीख लिया, दूसरा आपको कस्टम प्रॉम्प्ट्स देखना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। जेमिनी में इसको जेम्स कहते हैं। आप इसमें जाएंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, तो उसमें कस्टम प्रॉम्प्ट्स होते हैं। कुछ बने रहते हैं, कुछ आपको बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि मल्टीपल आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, उसको एक वेल रिसर्च करके वो एक कस्टम प्रॉम्प्ट आपका बन जाएगा। तो जिसपे कि आप वो कस्टम प्रॉम्प्ट पे आपने क्लिक किया, अपनी चीज़ डाल दी, टॉपिक डाल दिया, वो धनाधन उसकी सारी चीज़ें निकाल के दे देगा। वो हो गया अपनी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि
AI का यूज़ देखो, अपन तो क्रिएटर के हिसाब से सोच रहे हैं, सबके लिए एक अलग अलग होगा। आप उसको अपना असिस्टेंट बना लो। आप ये मान लो कि पहले असिस्टेंट रखने के लिए सिर्फ बड़े लोग ही असिस्टेंट रख सकते हाँ, थे। आज हर कोई असिस्टेंट रख सकता है, फ्री में रख सकता है, फ्री वर्जन में भी आप रख सकते हो। अब असिस्टेंट रख लो का अर्थ क्या हो गया? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हर व्यक्ति यूज़ करता है। आप जिम जाना शुरू कर दिए हो, आप एक कस्टम प्रॉम्प्ट बना लो कि भाई तू मेरा कैलोरी काउंट करे, कैलोरी कैलकुलेटर एज वेल एज माई कैलोरी बर्न कैलकुलेटर बनेगा। तो आप उसको सारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ बना दो कि भाई मैं इस तरह का वर्कआउट करता हूँ, ये सारी चीज़ें, और मैं रोज़ आके अपना आउटपुट डालूंगा। आप रोज़ आके उसमें डाल दो कि आज मैंने 3 केले खाए, मैंने 2 इडली खाई थी, मैंने 1 प्रोटीन स्कूप खाया, ये कहा, आज मैंने कितनी कैलोरी कर ली है, उसने ये दे दिया। ठीक है, ट्रैकिंग आपकी कितनी आसान हो गई। वो आपका असिस्टेंट तो हो गया, हाँ, असिस्टेंट correct, बैठ के लिखता बैठ के लिख रहता रहा है। था, और भाई मैं आज इतना चला था, ये करके आपको एडवाइस। तो पहली बात है, आप इसको असिस्टेंट बनाना शुरू कर दो, रैदर देन कि आप ये सोचो कि AI, देखो AI सबकी जॉब नहीं लेगा, AI सबकी जॉब नहीं लेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि यार अभिषेक भाई लेकिन TCS ने 12,000 लोग निकाल दिए, फिर कितने आए दिन तो अपन को खबर आ रही है ना 30,000 लोग निकाल दिए। ये AI ने नहीं निकाले, ये इनएफिशिएंसी ने निकाला है। डायरी ऑफ अ CEO, आपको अगर पता होगा, एक बहुत बढ़िया पॉडकास्टर है ना। डायरी ऑफ CEO के मालिक ने एक बहुत बढ़िया चीज़ करी। जब AI का ज़्यादा ट्रेंड चला तो उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेल भेजा। उसने एम्प्लॉयज़ को ये मेल भेजा, मैं किसी को नहीं निकाल रहा, ये AI का डरो मत, मैं किसी को नहीं निकाल रहा, मैं एक्स्ट्रा $20,000 तुम सब पे खर्च कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा $20,000 तुम पे खर्च कर रहा हूँ। तुम लोग जो जो डिपार्टमेंट में हो, अकाउंट्स में कोई है, मार्केटिंग में कोई है, तुम जो जो डिपार्टमेंट में हो, ये $20,000 है। जो कोर्स मिलता है, जो मॉड्यूल मिलता है, तुम इस चीज़ से सीखोगे। जो नहीं सीखेगा मैं उसको निकालूंगा। वाह, क्या बात है। और आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? अगले क्वार्टर में उनका प्रॉफिट 90 करोड़ से बढ़ गया। डायरी ऑफ सीओसी पॉडकास्ट चैनल ही चलाते ना क्या? Businesses बिजनेस भी, ओके, 90 करोड़। वाह, अमेजिंग। उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो, आप समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि AI जॉब्स नहीं खाएगा, AI उनकी जॉब्स खाएगा जो इवॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रिपेयर होने के लिए तैयार नहीं है, जो AI सीखने को तैयार नहीं है। अगर आप बोलोगे कि आज भी भाई साहब मैं, अब देखो AI ने आके सबसे पहले बहुत लोगों की जॉब खाई, जो मैनुअली सबटाइटल लिखते थे। एक समय पे डिमांड थी भाई। हाँ, मैंने खुद ने इस्तेमाल, मैंने भी लिखवाया, मैंने भी लिखवाया कि पर मिनट पर कितने मिनट, चार्ज हाँ, होता है, हाँ, इतना हाँ, चार्ज होता यस, है, यस, ये यस, थे। हाँ। आज देखो AI का कोई भी टूल ले लो, एडिटिंग टूल, वो तो खुद हिंदी में बोल रहे हो, उसको इंग्लिश में एरर रहता है, उसको आप थोड़ा चेक करो, करके दे रहा है, अपना काम तो बन जा रहा है ना। आजकल तो कितने captions.io, ये वो दुनिया भर की चीज़ें आ गई यूट्यूब के नीचे ट्रांसक्रिप्ट पे ही पूरा देख सकते Transcripts हैं, आ गए। यूट्यूब खुद ही दे रहा है। तो पहली चीज़ AI ने क्या कर रहा है, AI ने जो, देखिए AI ना 4 लेवल्स पे बटा है। ठीक है, पहला है मैकेनिक, रिपीटेटिव, मैनुअल। रिपीटेटिव चीज़ें जो, जैसे ये सब टाइटल वाली चीज़ है, रिपीटेटिव है, मैनुअल है, बड़ी मेहनत है, उनको उसने इजीली रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, दूसरा है मैनुअल बट नॉट रिपीटेटिव। एक हॉस्पिटल में जाते एक नर्स आती है, वो सर डॉक्टर ने ये दवाई दी है, ये दवाई दी है। AI इसमें उस नर्स को रिप्लेस नहीं कर पाए, ऑल्दो चाइना में तो उसको भी रिप्लेस कर दिया है, चाइना अलग लेवल पे चल रहा है, बट यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि उनको डेटा आ जाता है कि हाँ इस रूम में ये वाली दवाई देनी है, इस रूम में, तो वो नर्स को बैठ के अब निकालना नहीं पड़ता है। तो वो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, तो दूसरे वाले पे भी खतरा है, लेकिन वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करके अगर तीसरे एरिया में चले गए तो वो कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तीसरे को कहते हैं कॉग्निटिव बट रिपीटेटिव, मतलब दिमाग वाली चीज़ बट रिपीटेटिव। कंपनी का मैनेजर, ओके, अब कंपनी के मैनेजर अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहा है तो वो अपनी नौकरी बचा लेगा, लेकिन अगर वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहा तो वो निकलेगा। आखिरी जोन है, उसको AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो है कॉग्निटिव बट नॉट रिपीटेटिव। ये क्या होता है? क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड, जो नया CEO सोचता है। माइंड, बिल्कुल, कि उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इफ यू आर गिविंग सर्विस टू समबडी, अगर आप सर्विस दे रहे हो जिसमें आप पूरा दिमाग लगा रहे हो कि इस बंदे का इस तरह का ऑडियंस है, ये नीश है, ये सारी चीज़ें, इसको इस तरह की एडिटिंग चलेगी, इस तरह का टाइटल चलेगा, इसके चैनल पे ये चलेगा, ये रिसर्च है, ये अभी AI नहीं कर सकता है, आगे भी नहीं कर पाएगा। तो जिन लोगों को लग रहा है क्योंकि भैया अगर AI को रिप्लेस करना होता सारे CEOs रिप्लेस हो चुके होते, मशीन चलाती है कि नहीं?
सारे मैनेजर्स रिप्लेस हो जाते, कोई कंपनी में काम नहीं करता, हर चीज़ निकल जाती। तो पहली बात है ये इतना हल्ला गुल्ला, सबकी नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी उसकी जाएगी। पहले क्या होता था, जिसके स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रहे ना, वो भी बस एक बार टिक गया नौकरी में, सबको लगता था 10 साल निकाल लिए ना, अब तो निकाल लूंगा। अब कंपनी ने उन्होंने निकाल दिया क्योंकि वो रिलैक्स हो गए थे। मेरे जितने परिचित हैं जो अच्छे अच्छे पोजीशन में, वो कह रहे हैं कि बेशक काम बढ़ गया है क्योंकि हमको अब नई चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं, हम निकल जाएंगे क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड करके रखा, अब थोड़ा और अपग्रेड कर रहे हैं। जो निकल रहे हैं ना, वो लोग हैं जो आके कॉम्प्लिसेंट हो गए थे, आराम से सेटिस्फाइड हो गए थे। तो दीपक भाई, जितने लोग डर रहे हैं कि एआई आके हमारी नौकरी खा जाएगी, एआई हमको नौकरी निकाल देगी, ना। हाँ, लेकिन अगर आपने एआई को अडॉप्ट नहीं किया, एआई को अपना असिस्टेंट नहीं बनाया, अपने रूल्स, अपने टूल्स नहीं सीखे, तो भाई वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, एआई पे और एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एआई एक एरिया में पूरी तरीके से नहीं घुस पा रहा है, वो होता है लेट्स से इंडिया में कहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट्स से सेल्फ ड्रिवन कार आ गए, टेस्ला। आपको लगता है भारत में चल पाएगी सेल्फ ड्रिवन कार? कभी नहीं, चल रूल्स ही फॉलो नहीं होते यहाँ पे। रूल्स फॉर अरे बंदा चलाने के बाद एक्सीडेंट हो रहा तो वो सेल्फ ड्रिवन तो क्या कंफ्यूज हो जाएगा। आप वो सोचो। दूसरी चीज आप इस एंगल से सोचो ना, अगर सेल्फ ड्रिवन कार है, एक्सीडेंट हो गया, तो लीगल केस जब होगा, तो लीगल केस किस पे होगा? ओनर पे या किस पे? ओनर पे होगा, मशीन पे होगा, एआई पे होगा, किस पे होगा? और एक बार हो गई तो वापस कोई खरीदेगा नहीं, विश्वास ही गया। पॉइंट है कि एआई को बहुत ज़्यादा हमने हवा मचा दी। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है हाइप, HYPE। मैंने लास्ट इतने सालों में, 35 सालों में, 36 सालों में बहुत सारे हाइप्स देखे हैं। तो हाइप आती है, जाती है और सैचुरेट हो जाती है। 1998 से लेकर 2000 के बीच में सबसे ज़्यादा हाइप हुआ था IT। अब उस टाइम थे नहीं, ऑब्वियसली थे, पर मतलब एक्टिव भी थे। हाँ, मतलब उस समय पे सिर्फ 3 चीज़ें चलती थी। ये आप नॉलेज की भी आप पे बता रहे हो? नहीं, मैंने हाँ। अच्छा, एक्टिव। तो 2001 तक के 3 चीज़ें चलती, एक्टिव तो नहीं, मतलब हाँ ऑब्जर्वर था। सो 3 चीज़ें चलती थी, मीडिया, टेलीकॉम और IT। इसको कहते थे न्यू इकोनॉमी। ये शब्द बाद में मैंने समझा, इसको कहते थे न्यू इकोनॉमी। बाकी सारी थी ओल्ड इकोनॉमी। तो सारा पैसा न्यू इकोनॉमी में जाता था, सारे इन्वेस्टर उस समय पे न्यू इकोनॉमी, सारे लोग उसी के बाद, और भाई IT आ गया, और भाई .com आ गया। ये तब है। उसके अलावा लोग किसी चीज़ को देखते ही नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से वो बबल बना फट, अचानक सारे बेकार है भैया, ये WWW तो बेकार है, टेलीकॉम तो बेकार है, ऐसे करके वो चीज़ चली गया। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी तो उसके इसी के आधार पे बताता हूँ। 1991 में सबसे ज़्यादा इसी तरह क्रेज चला था सीमेंट। भाई हर घर को सीमेंट लगेगा, सीमेंट। ACC हर्षद मेहता ने क्या कह रहा था भाई, सीधे ले गया भाई साहब 10,000 रुपये पे। 300 रुपये की चीज़ थी, 10,000 पे ले गया। बाप रे, समझ रहे हो? तो सेम 1998 से 2000 के बीच में भाई साहब, आज तक स्टॉक मार्केट में किसी ने ऐसी रैली नहीं देखी है जिन लोगों ने 1998 से 2000, 1997 से 2000 देखा है। आप इमेजिन कर सकते हो, जी टेलीफिल्म्स 100 गुना हो गया था एक साल के अंदर। अरे बाप, जी जैसी चीज 100 गुना हो रही है। HFCL, कितने सारे टेक कंपनीज थी, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हो रहे थे 200%, 300% साल भर के। आप सोचो इस तरह का क्रेज। आज हम 20%, 25% की बात करें, 200-300% सब देख चुके हैं उस समय पे। ब्रोकर्स, इंडिविजुअल जो ब्रोकर्स थे, वो 50-50, 60-60 करोड़ के टैक्सेस भर रहे हैं। आप सोचो किस हिसाब से था। तो एनीवेज, तब वो वाला था, वो फिजल आउट हुआ। फिर 2004 से लेके 8 तक रियल एस्टेट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट में चेंजेस। 2005 से 8, 4 से 8 रियल एस्टेट, हर जगह भयंकर वाला रियल एस्टेट हुआ। फिर वो बबल फटा, फिर वो चीज़ खत्म हो गई। फिर उसके बाद 2014 के आसपास चला मिड कैप स्मॉल कैप, छोटी कंपनी या बढ़िया कंपनी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। फिर वो चल गया। फिर उसके बाद 2018 से अभी तक भी तो धीरे धीरे फिर अब पिक करा है, वो है क्रिप्टो। फिर उसके बाद 2020 में डीमैट, ट्रेडिंग, और उसके बाद आ गया SEBI का एक रिपोर्ट, भाई 96% ट्रेडर्स तो नुकसान बना रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2020 में ही आया NFT, पूरी दुनिया NFT, भयंकर क्रेज, दिस इज द फ्यूचर। आधी कंपनीज उस पर बन गई, बंद भी हो गई। तो वो हो गया NFT। और अब 2022 के बाद से AI, ये भी सैचुरेट होगा,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कुछ बचेंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे, बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे, छोटे छोटे लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, पैसा कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाएगा। 2018 और 19 में एडटेक का इतना भयंकर क्रेज चला था कि एक कंपनी $22 बिलियन की हो गई थी आज जीरो पे। $22 बिलियन से बायजूस, ओह $22 बिलियन का पीक वैल्यूएशन है उसका। तब याद है एडटेक, हर कोई हाँ। भाई एडटेक, आप तो थे ही इंडस्ट्री में, देख ही हाँ, रहोगे, हाँ, हाँ। हर बंदा अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना रहा है, हर बंदा ये बना रहा है। क्या हो गया आज, वो फिजल आउट हो गया। तो पॉइंट है कि इंसान को इतिहास से सीखना चाहिए, और ये इतिहास बहुत पुराना है। अरे न्यूटन साहब नहीं बचे इतिहास में तो क्या ही बोले। सोचो, सबसे इंटेलिजेंट इंसान अपने जीवन के 30 करोड़ गवा चुका है अपने पीक पे। क्यों? क्योंकि एक थी साउथ सी बबल। साउथ सी बबल आपने अगर सुना होगा, उस समय पे क्या हो गया था कि एक प्राइवेट कंपनी आई थी, वो बोले कि भाई हम पूरे देश का कर्जा उठवा देंगे शेयर मार्केट के थ्रू। उसने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी, उनके शेयर्स फ्लोट किए, शेयर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिए। न्यूटन थे, तो न्यूटन भाई साहब ने उनके शेयर्स लिए। न्यूटन भाई को पैसा बना, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, 20 लाख रुपए बन गया, निकल लिए। फिर देखा अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, इनको हो गया फोमो, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया। आज के लेवल के हिसाब से देखा जाए 30 करोड़ रुपए उन्होंने साफ कर दिए। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में स्टार्टिंग में आई थिंक मेंशन है। अच्छा, न्यूटन जी के बारे में। हाँ, अच्छा, आप पढ़ रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, तभी तो अब देखो साउथ सी बबल। एक ट्यूलिप मैनिया था, ट्यूलिप मैनिया में क्या हो गया था, एक फूल होता है, तो जितने लोग भी स्कॉटिश थे, डेनमार्क के थे, इधर बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल गया। ये लोग यूके गए, यूके में जाके देखे भाई सबसे ज़्यादा क्रेज़ किस चीज़ का चल रहा है। तो उधर जितनी भी अच्छे घर की लड़कियां होती थी, उनके पति आके उनको एक बहुत सुंदर सा फूल देते ट्यूलिप वाला। तो बोले गजब है। और वो ट्यूलिप का क्रेज़ इतना ज़्यादा चले गया, ये लोग अपने इधर राज्य में आए, बट ट्यूलिप ही सही चीज़ है। पहले 10 रुपये का वो फूल मिलता था, फिर 100 रुपये का हो गया, फिर 1000 रुपये का हो गया। अपने पीक पे एक बोट के दाम का हिसाब का एक फूल होता था। लोग अपना दिमाग ही नहीं लगाते, भाई फूल वो 7 दिन से ज़्यादा तो रुक भी नहीं सकता, पानी के अंदर भी रख लो तो। और उसका पीक जब बर्स्ट हुआ, जब अचानक से एक दिन रियलाइज हुआ कि भाई इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फूल की भी हाइप हो गई, फूल की भी हाइप थी, आप बोलो। तो वो जिस दिन फटा, तो जिस किसी के घर पे थे, उसको समझ में आया घर पे फूल ही फूल है और मैं बन गया फूल। तो आप सोचो, मतलब इस हिसाब से भी क्रेज है। आप जाके सर्च करो, लोगों को दिखेगा ये में नहीं हुआ था। तो आप इतिहास गवाह है कि इतने सारे अनशंड वाले टाइप के बबल निकले हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट इंडिया में किस चीज़ का बबल चल रहा पता है? बाबा लोगों का, बाबा का। करेक्ट, पिछले 2-3 सालों से, 2-3 साल से जो क्रेज चला हुआ है ना भाई साहब, अलग लेवल पे। सही है। मतलब एक काले कुत्ते के पीछे एक नीला धागा बांध के चांदनी रात के ऊपर अगर आपने जाके उसके ऊपर पानी डाल दिया तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बेचारा वो कुत्ता अलग परेशान है। आप खुद सोचो यार, मतलब कहाँ से कहाँ। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, हमारे देश में हर चीज़ सिंप्लिसिटी से हो सकती है, लेकिन सिंप्लिसिटी थोड़ी बिकती है, कॉम्प्लेक्सिटी बिकती है। यस, आप बता दो, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, आप सफल हो जाओगे, लेकिन वो नहीं देखेगा। लेकिन आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ, एग्जांपल के थ्रू, तो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। वो सारी चीज़ें देखो, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आज हम जो बात करें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बहुत लोग बस इतना ही है। भाई यही है, तुम वर्क तो करो इस चीज़ पे, 2 साल तो दो इस चीज़ पे, यही है वो सारी चीज़ें। ओके। तो एआई इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, उतना डरने की जरूरत नहीं है। और एक हाइप बहुत ज़्यादा बना दी गई है। बिल्कुल, हाइप बहुत ज़्यादा बना दी गई है। जी हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, एडवांटेजेस देखिए। हम एक निबंध लिखते थे, विज्ञान अभिशाप या वरदान, साइंस बून और बेन। तो वो एआई का भी है, उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स किस हिसाब से हैं? सचिन नाम का एक बंदा था, उसने बैठ के एक कंपनी बना दी। उस कंपनी ने बोला कि भाई पिज़्ज़ा जितने देर में आता है उतने देर में हम आपको डिलीवर कर देंगे एआई का वेबसाइट, एआई के थ्रू बना के वेबसाइट। इन्वेस्टर पहले थोड़ा सा पैसा डाले और ये एक्चुअली में बाकायदा आपके वेबसाइट विद इन आधे घंटे 1 घंटे आपको दे देते थे आपके हिसाब से। तो बहुत लोग इंप्रेस हो गए, इतने हद तक इंप्रेस हो गए कि बिल गेट्स जो इतना समझदार व्यक्ति वो भी हो गया। उसने ये तक कमिटमेंट कर दी कि माइक्रोसॉफ्ट में अगर किसी का टूल यूज होगा तो इस बंदे का टूल होगा। बिल गेट्स के नाम पे 800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स आ गए, इसके पास लग गए। बाद में पता लगा कि भाई इसने कोई एआई का टूल नहीं बनाया था, इसने इंडिया में बहुत सारे हब्स बना लिए थे, सस्ते में इंजीनियर्स लेता था, इसने सिस्टम ऐसा बना लिया था, इमीडिएटली यहाँ पर प्रोटोकॉल जाता था, सामने वाले को इंटरफेस में लगता था कि आप टाइप करते रहो, लोडिंग। इतने में कोई दूसरे जगह पर मदुराई में बैठ के एक इंजीनियर बना के, उनकी 100 लोगों की टीम होती थी, फटाक से बना के इधर देते। तो एआई जैसा इनके पास कुछ था ही नहीं। जब बबल फटा तो सबसे पहले तो सीबीआई का एक नोटिस आया। सीबीआई का नोटिस क्यों आया? क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा था वीडियोकॉन को। जब वीडियोकॉन को नोटिस करा तो इस बंदे का नाम निकल के आया कि भैया ब्लैक मनी का कुछ
फेरबदल किए गए। जब इसको लेटर भेजा सीबीआई ने तो इसने बोला भाड़ में जाए, इंडिया वालों से कौन डरता है, फाड़ दिया उसने, क्योंकि मैं तो यूएस में बैठा हूँ। तो सीबीआई वालों ने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब तक उनको वो नहीं था, तो इन लोगों ने भेज दिया सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई तूने कुछ गलत किया है, ये तो अपनी दुम पकड़ के निकल लिया, वहाँ पर एब्सकॉन्डिंग हो गया। बाद में नया सीईओ अपॉइंट किया, सीईओ अपॉइंट किया तो बोला एआई की तो कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं अंदर। तो आप सोचो, तो इस हिसाब से भी सारी चीज़ें, 16 साल का बच्चा बैठा है, 16 साल का बच्चा चैट जीपीटी पे बैठा हुआ है, चैट जीपीटी से कुछ बात करता है, अगले दिन सुसाइड कर लेता है, उसके माँ बाप केस कर देते हैं ओपन एआई पे कि भाई एक 16 साल का बच्चा आपके इंस्ट्रक्शंस के चक्कर में, क्योंकि आप इररिस्पॉन्सिबल, उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया है। तो नेगेटिव साइड्स भी हैं, हर चीज़ के होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट जस्ट बिकॉज नेगेटिव साइड्स हैं तो उसके पॉजिटिव साइड्स को हमको भूलना नहीं चाहिए। उसने काम आसान किया है, काफ़ी सारी चीज़ें एफिशिएंट हुई हैं। तो एआई को अपना असिस्टेंट बना लो, भगवान मत बनाओ, असिस्टेंट बना लो। ओके, एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, ओके। क्या एक्सप्लेन करते हो, कहाँ से लाते हो इतना नॉलेज? बस थोड़ा पढ़ते पढ़ते रहते हैं। थोड़ा कितना कितना पढ़ते हो? अभी बुक्स पढ़ते हो या फिर सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही देखते हो? बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ते हो डेली? डेली तो नहीं, बट महीने में 15 दिन, 15-20 दिन, 15। अच्छा, जब थोड़ा फ्री रहते हो, घर पे रहते हो तो? हाँ। और मेरी 4 लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, घर पे? हाँ, अच्छा, छोटी छोटी। हाँ। 1 2 3 3 है, सॉरी 3 है, चौथी वाली को मैंने मर्ज कर दिया है। ओके। और किस तरह की बुक्स ज़्यादा पसंद करते हो पढ़ना? नॉन फाइनेंस। नॉन फाइनेंस की? फाइनेंस की पढ़ के पक गए ऐसा? यार हाँ, मतलब फाइनेंस की तो वो सर्कल वो हो जाता है, तो थोड़ा मूड के ऊपर डिपेंड करता रहता है। हाँ। तो उस हिसाब से जो अभी तो मैं ब्रह्म कुमारी की बुक पढ़ रहा हूँ। अभी थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हो? नहीं, मतलब डिपेंड करता है, फिर हो सकता है मैं इधर से जाने के बाद स्कैम की कोई किताब पढ़ लूँ। तो ये वाली चीज़ है, कुछ है अभी मेरे को पढ़ने वाली बाकी है, तो इस तरह से रैंडम रीडिंग चलती है। या फिर डिपेंड करता है अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे? हाँ, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता किधर देना है टॉपिक पे, तो उधर उस हिसाब से पढ़ ले। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। तो क्या आपको क्या लगता है, ये आपका टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड ऐसा है कि आप कुछ ही पढ़ते हो, याद रख लेते हो और बहुत अच्छे से उसको डिलीवर करते हो, या फिर यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस है, आप इसके बारे में सोचते हो कहीं ना कहीं अकेले में बैठ करके कि कहीं पर मैं पॉडकास्ट में जाऊँगा तो इस तरह से मैं इसको डिलीवर करूँगा, जमाते हो स्टोरी स्ट्रक्चर कुछ? तो आपके व्यूअर्स के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे, लर्निंग के मैं कुछ एक वो बताता हूँ। सो लर्निंग पे जितनी रिसर्च करी गई है, जब आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हो तो वो डीप लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है। डीप लर्निंग मतलब डीपली स्टडी करना है, आपको समझना है कहानी। जैसे मैंने आपको न्यूटन वाली बात बोली तो आपको क्लिक करा कि मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये डीप लर्निंग के लिए रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग। डीप लर्निंग के लिए कि आप उस चीज को, कंसेप्ट को समझ के बहुत लंबे टाइम तक लर्न करके रखना चाहते हो तो है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है राम वर्मा सर। वो एक किताब को इतने बार पढ़ेंगे, लाइन बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। गट एक्सपर्ट जो है, एनएलपी गट एक्सपर्ट, तो आपने देखा होगा उनके वो सीधे आपको बुक के नाम भी बता देते हैं। पेज नंबर 127 पे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑथर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये चीज़ कही थी, वो पूरा का पूरा वो कह देंगे। करेक्ट। डीप लर्निंग क्योंकि हम स्लो पढ़ रहे हैं, क्योंकि रील तो आई गई, हाँ वीडियो आई गई, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, और उसको हर बार पढ़ेंगे तो एक नया मीनिंग निकलता है। और प्लस हम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, अपने आप से भी पूछा अच्छा हाँ ये चीज़ हुई थी ऐसा, तो वो गया डीप लर्निंग। दूसरा वे ऑफ लर्निंग होता है ऑडियो पॉडकास्ट। स्पॉटिफाई लगाया, कान में लगा के अपन घूम रहे हैं, या यूट्यूब पे लगाया कान में लगा के घूम रहे हैं। इससे आपको सिर्फ 20% ही याद रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, ये सिर्फ 20% याद रहेगा। तीसरा तरीका होता है जो हमको स्कूलों में सिखाया जाता था कि भैया आप बुक पढ़ते पढ़ते लिखते भी जाओ, नोट्स बनाते जाओ। इससे आपका 30 से 35% लर्निंग रहेगा। अगर आप नोट्स भी बना रहे हो, राम वर्मा सर हमेशा आप देखना वो बोलते हैं, उनके कभी आप बुक देखना तो इतने लाइन बने रहेंगे, पॉइंट बने होंगे, हाँ सारी चीज़ें, वो पूरा एक ही किताब को बार बार पी जाते हैं वो, बिल्कुल भयंकर तरीके से। तो अब मेरे को तक याद हो गया उनके साथ 2 बार मिलके। द गट वो एक किताब है, वो हमेशा सबको पढ़ने बोलते हैं कि आप द गट पढ़िए, और इस तरह से 2-3 किताबें हैं। फिर मेरे को ये तक याद हो गया है कि भाई उनने हमारे समक्ष एक बार एक कहानी बताई थी। जब एक 1400 किलो का एक ट्रक रहता है, उसके बीच में एक पिताजी फंस जाते हैं, उनकी 2 बेटियां 16 साल की आती हैं, उस ट्रैक्टर को उठा देती हैं। 1400 किलो का, तो पावर ऑफ माइंड, ये आपने भी सुना होगा है ना, ये हमारे इसमें भी उन्होंने कहा था। तो पॉइंट है कि डीप लर्निंग के लिए आप किताब पढ़ो, 20% लर्निंग करनी है आप ऑडियो सुनो। आपको अपनी लर्निंग को एक एनहांस करना है, पढ़ते पढ़ते आप नोट्स बनाते जाओ, 35% आपकी लर्निंग हो जाएगी। आपकी एक्चुअल लर्निंग कब हो जाएगी? तब आप रिपीटेड बेसिस पे उसको रिवाइज कर लोगे। आपने किताब पढ़ी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपने किताब पढ़ी, नोट्स बनाया, उस नोट्स को आज आपने देखा, एक बार 7-8 दिन बाद देख लो, एक बार 15 दिन बाद देख लो, आपको 50% चीज़ें याद रहेंगी। सिंपल है। तो पॉइंट ये है, और साथ में आप 5 बादाम खाओ,
मैं खाता हूँ तो मैंने बता दिया। अच्छा, 5-6 बादाम मैं खा बुक लेता पढ़ने के साथ साथ बादाम खाते हो? हूँ। नहीं, पढ़ने के साथ साथ अरे भाई इतना स्पेसिफिक मत जाओ, दिन में मैं खा लेता हूँ। और तो यार ये चीज़ है कि, और पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं कुछ बच्चों से मिला जिनका मेमोरी पावर बहुत सही है, वो चीज़ अपन लोग फॉलो नहीं कर पाते, वो बात अलग है। जितनी कम स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेगा, वो अपन कर नहीं पाते। जितना कम स्क्रीन टाइम। स्क्रीन अच्छा, टाइम, हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं स्क्रीन टाइम आपका अटेंशन स्पैन भी खा रहा है और आपका कंसंट्रेशन भी घटा रहा है। वैसे सही बात भी है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी बीच में मैं, जब पहले मैं किताब पढ़ता था तो मैं 6-7 घंटे भी बैठ जाऊं एक साथ सलंग। ओके। अब बैठ तो सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद एक बार तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, भले ही 5-10 मिनट के लिए। काम नहीं भी होगा तो भी वो उठ तो भी जाता है, जो अच्छा, सच है मैं हाँ, बता रहा हूँ। हम्म। फिर उसके बाद मैं भले ही वो 5 मिनट में वापस रख के फिर वापस कर लूँ, लेकिन पहले ऐसा था 7-8 घंटे भी मैं बैठ के वो कर सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि स्क्रीन टाइम ने इफेक्ट किया है, जो सच है। सोचो, अब मेरे को अफेक्ट कर रहा है तो बाकियों को भी बाकियों का क्या हाल होगा? करता हाँ, होगा यार, हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, आपको करता है ये, मतलब, बिल्कुल। है ना? तो ये वाली चीज़, तो इस पे मैंने देखा है कि डेलिब्रेट आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे खाते वक्त मेरा फ़ोन मैं रख देता हूँ, अलग रख देता हूँ, मेरे रूम में रख देता हूँ, तो मैं नीचे खाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, ऐसे करके। और बीच में तो मैं थोड़ा हद ही कर रहा था, मैं एकदम और एक ऊपर के फ्लोर पे रखता था, फिर नीचे जाता था, खाता था, अच्छा, फिर उसके बाद 2 फ्लोर जाके फिर लेके फिर मैं अपने इस पे जाता था। बट फिर मैंने बोला ज़्यादा मेहनत हो जा रही है। हाँ, खुद ही रख के ले हाँ, चलाओ मत। वही। और पहले मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी जिसको मैं नहीं कर पाता हूँ अनफॉर्चुनेटली। हर सैटरडे संडे को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता था। अच्छा, स्विच ऑफ एक ड्रॉअर के अंदर। वो मैं बोलता था, जब तक ये शब्द भी नहीं आए थे ना, डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स। तो ये मेरा डिटॉक्स होता था। बट बहुत काम करता था प्रेजेंट में रहने के लिए। तो अब मेरे साथ वो होता है कि मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर किसी चीज़ में हूँ तो एयरप्लेन पे चले जाता हूँ, ये चीज़ हो जाती है। तो बस वो होता है कि इवेंट में हूँ, पॉडकास्ट में हूँ, तो एयरप्लेन पे रहता है। तो अब वही तरीके होते हैं। ओके, तो बुक्स पढ़ते वक्त आप भी नोट्स वगैरह बनाते हो? हाँ, मैं बनाता हूँ, मैं अंडरलाइन करता हूँ। पहले मेरे को लगता था कि मैं सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन करूँ, बट लेटली अब मैं पेन से भी करता हूँ। ओके, मार्कर वार्कर नहीं करता हूँ मैं, हाइलाइटर वगैरह लाल नहीं यूज पीला करते? नहीं, हाईलाइट नहीं करता हूँ मैं, अच्छा, पेन से करता हूँ। रीजन? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, वो हाईलाइट वाइलाइट अच्छा लगता है, आलस मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 एक पेन ये एक पेन वो, उससे बेटर मैं पढ़ते-पढ़ते फटाफट वो वाली चीज़ पे कर लेता हूँ उसी पेन से। फिर बहुत बार मैं नोट्स बनाता हूँ। नोट्स मैं सारे उसके लिए नहीं बनाता हूँ, जो चीज़ मेरे को स्पेसिफिकली जो पसंद आती है, कॉन्टेक्सचुअल पसंद आती है, मैं उस पे नोट्स बनाता हूँ। तो अभिषेक भाई, इसकी हम एक समरी देते हैं लोगों को, ताकि इतना अगर यहाँ तो कोई रुका हुआ है 1.5 घंटा देखने के बाद में, तो एटलीस्ट उसे कुछ सम अप करके कुछ पॉइंट्स मिले। जैसे हमने आपने बताया कि नोट्स बनाते हो आप, तो नोट्स यहाँ पर लोग बना सके। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई एक चीज़ जो कि अलग बनाती है उन लोगों को उन लोगों से जो कि कुछ कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते चाह करके भी, तो आपने बताया वो है मेंटोरशिप। एक मेंटोर अगर उसको मिल जाए तो मेंटोरशिप के लिए आपने बताया सबसे पहली चीज़ आपकी एक क्लियर फील्ड हो। उसके बाद में उस फील्ड के टॉप 20 लोग या 30, कुछ भी आप ले सकते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट, उतने टॉप लोग पहचानो अपनी पर्टिकुलर फील्ड के, हो क्रिकेट हो, म्यूजिक हो, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, उसकी पहचानो, उनको आप अप्रोच करो और उनकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो उसके थ्रू आप अप्रोच करो। तो आपको कहीं ना कहीं पर, आप 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप टकरा जाओगे। कुछ टाइम में हो सकता है आपको डायरेक्टली वो मेंटोर ना मिले, कई बार आपको स्टेप बाय स्टेप करके वो मेंटोर आपको मिल सकता है और परफेक्ट। फाइनल आपको मेंटोर मिल जाएगा। तो मेंटोरशिप की हमने बात की। फिर उसके बाद में हमने 4 से 5 एक क्या कहें स्तंभ लिए थे। किसी फील्ड में आपको ग्रेट बनना है या फिर आपको बहुत पैसा कमाना है, लाइफ को पूरा एकदम प्रॉपर चलाना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, कोई एक फील्ड पकड़ो और उसमें डीप रिसर्च आपको करनी है, बहुत डीप रिसर्च। फिर चाहे आप पॉडकास्ट करो, आप चाहे वीडियो शूट करो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, तो एक वीडियो एडिटिंग तो वीडियो एडिटिंग ही हो, फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग ना हो, बिल्कुल। तो उसमें आपको डीप रिसर्च करनी है कि इसमें सबसे ज़्यादा कोई कमा रहा है तो करोड़ भी कमा रहा है, तो कोई कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, डीप रिसर्च। उसके बाद में आपको उसमें एक्शन लेना है, रिसर्च पे नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ रिसर्च में रह जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। देन उसके बाद में आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। आप खुद एडिट करके कभी करोड़ों नहीं कमा सकते। बिल्कुल। खुद आप यहाँ बैठ के स्क्रिप्ट लिख करके कैमरा भी मैं वहाँ जाके हैंडल करूँ, इस पॉडकास्ट का थंबनेल भी मैं बनाऊँ, वीडियो एडिट भी करूँ, नहीं अपलोड कर भी करूँ, तो सकते। मैं पॉडकास्टर अच्छा नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो अपने टाइम की आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, अपने टाइम की वैल्यू निकालो, उसको आप करो। उसके बाद में लाइफ में आपको कितना ही अच्छा अपनी स्किल बन जाओ, लेकिन एट द एंड में आप ग्रेटनेस को अचीव करने के बाद भी गरीब ही रहे, तो किस काम की ग्रेटनेस? सही बात है। तो आपको एसेट बिल्डिंग करनी पड़ेगी अपनी काम के साथ साथ। बिल्कुल। उसके बाद में आपको अपनी रूट को स्पिरिचुअली अलाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपने कई सारे एग्जांपल दिए, चाहे फॉरेन की दिए, सारे इंडिया का तो दिया ही नहीं आपने। इंडिया वाले तो हर कोई यही सही, इंडिया, अंबानी, अडानी अडानी यही सही, लेकिन जी, फॉरेन जी, के आपने इतने दिए, मार्क जी, जी, जकरबर्ग हो जी, गए, जी, स्टीव जॉब्स हो जी, गए, जी, जी। तो सभी कहीं ना कहीं एक रूट्स उनकी अलाइन है स्पिरिचुअलिटी से। बिल्कुल। तो आप किसी फील्ड में ग्रेट बन सकते हो, आपकी लाइफ बहुत टनाटन चल सकती है अगर आप इनको फॉलो करते हो तो। बिल्कुल। फिर हमने और भी चीज़ें बात की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एआई के ऊपर, जो कि
एक्चुअली में आंखें खोलने वाला पॉइंट था कि है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है डरने की जरूरत, इतनी हाइप बना दी गई है। आप थोड़ा सा एफर्ट दो अपने किसी भी पर्टिकुलर काम में, ऐड करो उसको, तो आप बाकी दुनिया से आगे रहोगे। और वो तो पहले भी था कि भैया आप अपने काम में इनहेंस नहीं करते हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, तो एआई से पहले भी भैया आपको खतरा था अपने बिल्कुल, काम में। बिल्कुल, वो चाहे सोशल मीडिया पे पहले आप देखो ना, 3 साल एक एवरेज लाइफ स्पेन होता है एआई से पहले भी, बिल्कुल, तो वहां अपग्रेड नहीं करे तो भी नहीं बचते, यहाँ नहीं अपग्रेड नहीं करोगे तो भी नहीं बचोगे। तो एआई में आपको अपग्रेड करना है। आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बताई और बाकी चीज़ें बताई जो काफ़ी कमाल की थी। फिर मैंने आपसे पूछा भैया इतना कहाँ से लाते हो सब कुछ तो आपने बताया कि कैसे मैं करता हूँ। सो ये समरी थी, अगर इसमें मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप बताइए। नहीं, बिल्कुल, बहुत बखूबी समरी दिखाई आपने, बिल्कुल सारे पॉइंट्स बता दिए। ये बिल्कुल मेरे को याद दिला दिया, ब्रायन ट्रेसी की किताबें होती हैं जैसे ईट दैट फ्रॉग और ये सारी चीज़ें, तो उसमें वो पूरी किताबें लिखता था। तो वो पूरी किताबें अगर आपको नहीं पढ़नी, आखिरी के 2 पेज पढ़ लो तो आपको पूरा सारांश मिल जाता था। कमाल है। तो वैसे ही आपने बिल्कुल बखूबी ये वाली चीज़ करी है। जाते जाते मैं सिर्फ यही लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये डॉट टू डॉट आप इस चीज़ को 100% उसको फॉलो करो। देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा कि भाई आपको यहाँ से अगर 1-2 इनपुट भी आ गए और आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, तो हमारे इस पॉडकास्ट का उद्देश्य कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाता है। इस पॉडकास्ट से ना मेरे को कुछ कमा रहा हूँ, ना दीपक भाई कुछ कमा रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाए लाइफ में। आप जितना ज़्यादा वैल्यू लोगों को दोगे, आप भी जितने लोगों को वैल्यू दोगे, उतना आपके पास पलट के ऊपर वाला डबल ट्रिपल 10 टाइम्स देता है। वो तभी आप बोलते हो ना कि तुम एक अन्ना दोगे वो 10 लाख देगा, इस तरह से जो बोलते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली ट्रू कि आप जितना ज़्यादा देते हैं उससे ज़्यादा आपके पास टर्न बैक होके आएगा। तो आप अच्छे इंटेंशन के साथ जितना हो सके आप वैल्यू दीजिए। तो आपके वर्क है, आप अपने मेंटर को भी दीजिए वैल्यू, आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा अटेंशन दीजिए, उसमें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक यू फेमस, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक यू रिच, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू वेल्दी, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू एवरीथिंग। तो आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको दी बेस्ट कीजिए, तब जाके आप वहाँ पे प्रॉस्पर कर पाएंगे। दैट वुड बी द लास्ट मैसेज जो मैं किसी को भी यहाँ पे देना चाहूँगा। और दुनिया के जितने भी आप बड़े प्लेयर्स को देख लीजिए, चाहे बड़े एटलीस्ट माइकल फेल्प्स देख लीजिए, वो जितने बार स्विमिंग स्ट्रोक्स करते थे उसी के चक्कर में जाके उनको इतने सारे मेडल्स मिलते थे। अगर आप देख लेते हैं किसी को, रोनाल्डो को देख लीजिए, तो रोनाल्डो जितनी प्रैक्टिस करता है एक नॉर्मल फुटबॉलर उतनी नहीं करता, और वो आज की उम्र में भी करते हैं। तो रोनाल्डो से आप देखिए, मेसी को आप देखिए, शाहरुख खान को देखिए, 24 घंटे में से बहुत बार 20-22 घंटे काम करते हैं आज के समय पे, तभी तो वो द किंग खान है। तो आप उनको देखिए, अमिताभ बच्चन जी को देखिए, इतने एज में भी आज भी अगर वह व्यक्ति कौन बनेगा करोड़पति में बैठ के इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब मेहनत वो आज के टाइम पे भी कर रहे हैं, तभी जाके हर संडे को उनके घर के बाहर आज भी भीड़ लगी रहती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति जो उस मुकाम पे पहुंचा है वो मेहनत से पहुंचा है, हार्डवर्क से पहुंचा है, बट ऑब्वियसली बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट उन लोगों ने भी चीज़ों को डेलीगेट किया है। तो पहले अपने आप को तक काबिल बना लो कि आप इवेंचुअली ये सारी चीज़ें डेलीगेट करने के काबिल बन सको। वाओ, जब भी बोलते हो कि मस्त बोलते हो। ठीक है, तो अभिषेक भाई और सारी ऑडियंस जो है, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। आई विश कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में नई वैल्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंड मुझे भी, और आशा करते हैं बाकियों को भी पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।